हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव एंड लेट अस स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री। ओके, और हमारा पहला लेसन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आखिर ये कौन से सवाल हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमें परेशान करते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये इस तरह की जो बातें हैं जो हमारे दिमाग में रहती है कि आज से 10,000 साल पहले, 20,000 पहले क्या होता रहा होगा, ये सवालों के बारे में चैप्टर है। तो थोड़ा समझते हैं ये दो लाइन मेरे बारे में। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहता है, हम क्या सोचते हैं कि आज से 20,000 साल पहले या 50,000 साल पहले जो है लोग क्या खाना खाते रहे होंगे, क्या कपड़े पहनते रहे होंगे, कैसे घरों में रहते होंगे, या घर होते थे या पेड़ों पे सोते थे, इस तरह के सवाल। और प्लस कोई काम धंधा होता था या विले रहते थे, इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं कि क्या होता रहा होगा। प्लस ये सवाल हम अगर हम देखते हैं इन सारी बातों को मिलाते हुए, तो सबसे अच्छा जो है वो है इंडस सिस्टम। यहाँ से यह स्टार्ट हुई थी चीजें लगभग 2700 बीसी, आज से 4700 साल पहले, 2700 बीसी में यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बनी। ओके, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद ही सिविलाइजेशन शिफ्ट हो जाती है ईस्ट की तरफ, और फिर जो अगली सिविलाइजेशन वो गंगा के किनारे बनती है। और जो गंगा वाली सिविलाइजेशन है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहीं पे जो सबसे बड़ा राज्य है मगध का, जहाँ पे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका आएंगे, और यहीं पे बढ़ते 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 किसी दिन मोदी की सरकार जीतेगी यहीं पे वाराणसी में, और यहीं पे कभी अखिलेश यादव हुआ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो यूपी है ये तब से अब तक बसा हुआ है, और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 200 मिलियन एंड स्टिल टिकिंग, ऐसी वाली हालत हो गई है। ओके, तो ये जो लोगों का रहना है, तो इन्हें नदियां पसंद आ रही हैं, और जब एग्रीकल्चर सीख गए तो ये फर्टाइल प्लेन इनको बहुत पसंद आ रहा है। ओके, तो ये थोड़ी सी बातें और डीप में हम आगे करेंगे, अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, तो हमें ये बात और भी समझ में आ गई कि अगर यहाँ यहाँ इधर 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 आदमी घूम रहा है, यानी वो घूम बहुत रहा है, तो ये घूमने का रीजन उस समय क्या हुआ करता था। भाई आज तो चलो आपके पास जॉब है, इधर सर्विस है, उधर सर्विस है, आपको जाना पड़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, बट ये माइग्रेशन उस समय होता तो क्या होता था, क्यों करते थे? तो क्या कोई जॉब होती थी? ओके, हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते थे जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता था। हो सकता है कोई लड़ाई हो जाए, लड़ाई की वजह से किसी को अपनी जमीन से भगा दिया गया हो, या फिर कोई बाढ़ आ जाए, बाढ़ की वजह से जमीन छोड़नी पड़ जाए। जैसे भी मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा कि वो बाढ़ आ गई थी और उन लोगों को अपना शहर छोड़ के कहीं गंगा के पास जाके बसना पड़ा था। ओके, तो कोई बाढ़ आ गई, या फिर ट्रेडिंग के लिए लोग सामान बेचने के लिए कहीं दूसरी जगह जाके बेच रहे हैं, या फिर ऐसे ही शौक शौक में, या कोई रिलीजन धर्म को प्रचार करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए कोई सफर कर रहा है ना। और ऐसा जब भी होता है, जब भी ट्रैवलिंग होती है, जब भी ट्रैवलिंग होगी, इस बात को आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना कि जब भी आप ट्रैवल करोगे, जैसे कभी आप साउथ, अगर आप नॉर्थ में रहते तो कभी साउथ चले जाओ, कभी नॉर्थ साउथ में रहते तो नॉर्थ आ जाओ, या फिर कभी नॉर्थ ईस्ट घूम के आओ, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ एनरिचमेंट आएगा, क्योंकि वो जो नई लाइफस्टाइल आप देखोगे ना, तो वो चीज आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफ में वो अडॉप्ट हो जाएगी। तो एनरिच कल्चर का एनरिचमेंट होता है जब भी ट्रैवलिंग होती है। ओके, तो एक और बात साइड में जानने की बात करते हैं कि इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं और भारत क्यों कहते हैं। ये दो सवाल है। एक्चुअली क्या है कि इंडस के दूसरी तरफ रहने वाले सारे उसको इंडिया कहा गया है। ओके, तो हुआ क्या था कि एक्चुअली नदी का नाम जो है संस्कृत में सिंधु है, पर ये जो ईरानियन और ग्रीक यहाँ पे आए थे वो सिंधु को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, एस बोलना थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसे हिंदूज बोलते थे, है ना। यही हिंदू से जो है ये इंडोस हो गया। ओके, इंडिया बन गया ये, ठीक है। तो इसके ईस्ट की तरफ, इस नदी इंडस नदी के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जो भी जमीन है वो है इंडिया। दूसरा है भारत कहा गया है। एक्चुअली ऋग्वेद एक्चुअली अर्लीस्ट जो कंपोजिशन है संस्कृत में वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मेंशन्ड है किसी एक ट्राइब के बारे में, एक जात कह लो, या ट्राइब, एक जो है जातियों का समूह टाइप का है। तो उस ट्राइब जो है, ट्राइब का नाम भारत है, और वो जो भारत ट्राइब जहाँ रहती है वो जगह भारत है, तो वहां से हमने ये भारत नाम अडॉप्ट किया है। तो ये दो नाम हमारे देश के यहाँ से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हम कह रहे हैं ना कि हम ये पता कर लेंगे वो क्या करते थे, वो पता कर लेंगे, क्या खाते थे वो पता कर लेंगे, बट ये कैसे पता कर लेंगे, ये सवाल उठता है। ओके, तो ये पास के बारे में पता करने के कुछ तरीके हैं, उन पे थोड़ा बात करते हैं, और वही हम आगे आगे के चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं। जैसे कि सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी ने किताब में लिखा हुआ हो और आप पढ़ लो। ओके, ऐसी किताब भी उस समय की उनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू एक्चुअली लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इसका मीनिंग होती है हैंड्स, यानी हाथ।
तो हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, और इसमें उस टाइम के बारे में कुछ लिखा गया है। उस टाइम पेपर्स नहीं होते थे, तो हो सकता है किसी पाम लीफ पे लिखा गया हो या फिर किसी बर्च पे लिखा गया हो। बर्च जो है पेड़ों की खाल होती है। ओके, जो पेड़ होते हैं हिमालय पे, जो पेड़ उगे हुए हैं उनकी जो खाल है, दैट इज बर्च। और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखा होता था, या तो ऐसी बात करेंगे धर्म के बारे में कुछ बात करेंगे, या किसी राजा की तारीफें होंगी, राजा के बारे में बात होगी, या फिर कुछ साइंस या मेडिसिन से रिलेटेड, या कोई कहानी पत्री लिखी होगी लिटरेचर के बारे में कुछ, है ना। और इनकी लैंग्वेज हो सकता है संस्कृत में लिखा हो सकता है प्राकृत में लिखा हो सकता है तमिल में लिखा हो। तो यहाँ पे पढ़ के कि उस समय क्या होता था, ये तो सबसे आसान तरीका है कि हम बता सकते हैं कि पास में क्या होता था। एक और तरीका है, राजा पत्थरों पे कुछ कुछ लिखवा दिया करते थे, है ना। ऐसे सुना होगा ना, पत्थर की लकीर हो गया, वो जो है कभी ना मिटे। तो एक बार पत्थर पे लिख दिया तो ये कभी नहीं मिटने वाला है। तो पत्थर पे इंस्क्रिप्शन कहते हैं इनको, तो पत्थर पे लिख देते थे तो ये परमानेंट रहता है। इससे वहां की स्क्रिप्ट के बारे में पता चल जाएगा, वहां की लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा। ओके, पर यहाँ पे इस पे लिखने का फायदा ये है कि कभी नहीं मिटेगा। पर मुश्किल क्या है, इसको लिखना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो है लिखना आसान नहीं है, और प्लस उस समय क्या लिखा था थोड़ा सा जो है मुश्किल है आप बता पाना कि वो स्क्रिप्ट थोड़ा सा डेसिफर करनी पड़ेगी, डिकोड करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या लिखा था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन की फोटो मैंने ली है, ये एक्चुअली कांधार की है, अफगानिस्तान में जगह है जहाँ पे अशोक ने ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिखवा रखा है। ओके, तो ये इंस्क्रिप्शन से हम बता सकते हैं कि अशोक के बारे में ये पढ़कर कि जो है क्या क्या करता रहा होगा, किस तरह की इसकी भावनाएं होंगी। ओके, तो उसी तरह रोजेटा एक साइड में, एक जो है हर चैप्टर के लास्ट में कुछ फॉरेन के किसी स्पेस के जो है किसी सेंटर के बारे में बात है। तो यहाँ पे इजिप्ट की बात करी गई पहले चैप्टर में। रोजेटा एक जगह है नॉर्थ कोस्ट पर, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जिसमें 3 लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स में जो है लिखा हुआ है। उसमें एक ग्रीक लैंग्वेज और 2 इजिप्शियन। अब ग्रीक हमको आती थी जब हमने ढूंढा, इजिप्शियन नहीं आती थी, तो ग्रीक से कंपेयर करके हमने पता किया कि इजिप्शियन में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें किंग और क्वींस के नाम थे, और किंग और क्वींस के नाम को कार्टूश में जो है कुछ बॉक्स टाइप का, कार्टूश इज अ बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, उसके अंदर जो है मेंशन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि इनको इज्जत दी जा रही है, ये किंग या क्वीन है। ओके, तो अब ये बात हो गई कि जो है एक तो ये तरीका हो गया है, तो किताब में लिखा हो या किसी पत्थर पे लिखा हुआ मिल जाए। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे कुछ जासूस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, इनको बता दो कि ये जो है ये हमको मिला कहीं पे। सपोज हमने किसी आर्कियोलॉजिस्ट से कहा कि हमको ये चीज कहीं पे हमने मिली है, तो बताएंगे अच्छा ये परफेक्ट सर्किल है। परफेक्ट सर्किल है मतलब इसको जरूर व्हील पे बनाया गया होगा। व्हील पे बनाया गया होगा यानी ये जिस दिन मिला है, यानी जिस टाइम का है, उस टाइम पे लोगों को व्हील की नॉलेज थी। ओके, प्लस इसका पिगमेंट देखेंगे, अच्छा ये वाला पिगमेंट, ये वाला मेटल पिगमेंट यूज हुआ है, यानी इसमें ये कलर यूज हुआ है। ओके, ये कलर उस टाइम में हुआ करता था, यानी ये उस टाइम में ऐसा कलर हुआ करता था, ये बता सकते हैं। प्लस इसका मेटल, अच्छा इस मेटल में टिन है, ओके, तो यानी उस टाइम में टिन हुआ करता था। तो ये सारी चीजों को कोरिलेट करके वो ये बता देंगे कि टिन की खोज कब हुई थी, या फिर व्हील की खोज तब कब हुई थी। तो ये क्या है कि सबूतों के हिसाब से किसने खून किया है वो बताने वाली बातें। तो सर बहुत दिमाग लगाता है, बहुत मेहनत है इसमें। ओके, ये क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कहीं पे टूल मिल जाए, कोई बर्तन मिल जाए, कोई किसी का वेपन मिल जाए, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट मिल जाए, ओके, कोई सिक्का मिल जाए। सिक्के को देख के काफी बातें बताई जा सकती है। जैसे सिक्के, मान लो कोई एकदम परफेक्ट सर्कुलर सिक्का, यानी उसके मेटलर्जी में कुछ खास बात है, उसमें बहुत अच्छी डिजाइन बनाई गई है, यानी बहुत कारीगर बहुत अच्छे थे। एक जैसे सिक्के हैं, यानी कुछ तो उनकी टेक्नोलॉजी में कुछ बात है। ओके, उसका सिक्के का वजन, सिक्के का मेटल, है ना, हर चीज बहुत कुछ बताती है। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के ये आर्कियोलॉजिस्ट कोई कहानी बनाते हैं, और वही कहानी हम पढ़ते हैं, वही कहानी हमारी हिस्ट्री। ओके, और ये कहानी नहीं है, काफी हद तक सच्चाई है। ओके, बट हाँ ये बात है कि इसमें काफी कुछ एंटिसिपेशन है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए। तो हम जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा परहैप्स, डाउटफुल, मोस्ट ऑफन ऐसी को थोड़ी सी बातें किया करते हैं। ओके, इवन इनका बिल्डिंग मटेरियल वो क्ले यूज करके बनाया गया है, या बोन यूज करके बनाया गया है, या कोई मेटल, है ना, कोई कॉपर है या ब्रोंज है, क्या चीजें हैं, वो बात उस चीज के साथ जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत कुछ बता सकता है। ओके, तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में कहा गया है आर पास्ट। इट्स नॉट पास्ट, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। पास्ट इसलिए कहा गया है कि हर किसी की अपनी लड़ाई है। जैसे राजाओं के टर्म्स में बात करो तो एक अलग हिस्ट्री है कि ये राजा है, फिर वो राजा है, फिर वो राजा है। अगर फार्मर्स के बारे में बात करो कि पहले ऐसा एग्रीकल्चर हुआ करता था, फिर उन्होंने उसको एक्सपैंड किया, पहले लकड़ी के जो है हल हुआ करते थे, फिर लोहे के हल आए। तो हर किसी की अपनी लड़ाई है, हर किसी की अपनी कहानी है, इसीलिए हमारा कोई एक अतीत नहीं है, बहुत सारे अतीत है। हर किसी की अपनी लड़ाई है, हर किसी का अपना अतीत है। जैसे आज का अंडमान आइलैंड और हमारे जो शहर हैं, दोनों की अलग अलग कहानी है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो दोनों अलग स्टेजेस में।
दूसरी बात, जब हम डेट्स की बात करते हैं जैसा कि 2016 चल रहा है, तो हम एक्चुअली बर्थ ऑफ जीसस को जो है मान के चलते हैं कि ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और बर्थ ऑफ जीसस से 2016 साल बीत चुके हैं। ओके, तो बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनो, इसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब इसी से रिलीजन निकालने के लिए क्या किया गया है कि जो सीई है, एडी की जगह सी यूज कर लेते हैं कॉमन एरा, और बीसी की जगह बीसी बिफोर कॉमन एरा यूज कर लेते हैं, ताकि कोई रिलीजियस टच ना आए, सेकुलर पढ़ाई करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। बट एडी एंड बीसी इज स्टिल पॉपुलर, आप यूज करना चाहो यूज करो। मैं आगे चैप्टर में एडी और बीसी यूज करूंगा। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे हैं 2016, आज से 2016 साल पहले यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर जन्म हुआ था ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, तो उससे 2016 साल बीत चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ उसके पहले अब हम उल्टी गिनती गिनेंगे, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले। तो ये उल्टी गिनती चल रही है बिफोर क्राइस्ट, बीसी वाली। तो यहां से लगभग 2 मिलियन साल पहले हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है, और ये यहाँ 2 मिलियन से 8000 तक हम मेन जो हमारे लिथिक काल हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये वाले हमारे एराज हैं। उसके बाद यहाँ कहीं कॉपर और फिर ब्रोंज मिला है, और फिर हमारी इंडस वैली लगभग 2800 बीसी के आसपास स्टार्ट होती है, 1900 बीसी तक रहती है। 300 साल तक का ये जो है डार्क एज है, हमको नहीं पता कि क्या हुआ यहाँ पे। ओके, फिर ये ऋग्वेदिक एरा है, देन यहाँ 500 साल का लेटर वेदिक एरा है, फिर महाजनपद बनते हैं, मौर्यास की एंट्री होती है, फिर एक डार्क एज फिर से है जिसमें हमारा कोई अपनी एम्पायर बहुत अच्छी नहीं बनती, बाहर के लोग हम पे आके रूल करते हैं, जिसमें कुषाण वगैरह आते हैं, शाकास आते हैं, और फिर गुप्ताज की एम्पायर है। उसके बाद हर्षवर्धन आते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम का जो है इनोवेशन करते हैं यहाँ पे, और जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद आ जाते हैं, इस्लाम के साथ साथ ये मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी जो आइडिया है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का है, और ये आइडिया बेसिकली ये जो है हम पढ़ेंगे अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में। ओके, हम बहुत डीप में नहीं जाने वाले, ध्यान रखो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। क्लास 6 में याद करो कि तुम कितने छोटे थे और तुम कितना समझ सकते थे, बट फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इस टाइमलाइन को हमें फॉलो करना है। एक सवाल, सपोज आज से 20,000 साल पहले अगर आपको जंगलों में छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप उस समय मौजूद होते और आपको कोई जंगली जानवर दौड़ा देता, तो आप क्या करते? 3 पॉइंट लिखने हैं कि आपको क्या करना है, क्या हो सकता है। अगले चैप्टर बात करेंगे कि वो 3 पॉइंट क्या हैं जो आपने लिखे हैं और क्या हुआ रहा होगा, वहां से बिल्डअप करते हैं, तो फिर आप ये बहुत आराम से पकड़ लोगे। ये कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, सो अगली कहानी हम बात करेंगे अगले चैप्टर में इन लोगों की। Then keep watching. Thanks for watching and keep learning. Please review, recommend and rate. Thank you. Hello friends, I'm Abhishek Srivastava and welcome back to the series NCERT Class 6 History. Okay, और इस चैप्टर में बात करेंगे कि वो जो पुराने लोग थे वो हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, कैसे हमने पता किया उनके बारे में और क्या करते थे वो लोग। ओके, तो ये थोड़ी बातें हमें आगे बढ़ानी है और ये कुछ मेरे बारे में। ओके, सो लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे कि जो है ये जो लिथिक एजेस हैं, देखो लिथिक मतलब होता है स्टोन, पत्थर, ठीक है, पेलियो मतलब पुराना, तो जो पुरानी पत्थर वाली एज है वो है पेलियोलिथिक। तो ये 2 मिलियन से हम एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, प्लीज ये मत कहना कि कैसे कहा कि हमने 10,000, वेरी ब्रॉड कैटेगराइजेशन। ओके, तो 2 मिलियन से जो 10,000 जो है साल बीसी तक जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड पेलियोलिथिक। पेलियो मीन्स पुराना, लिथिक मतलब पत्थर, पाषाण काल। ओके, फिर 8,000 से जो स्टार्ट होता है 6,000 तक कह सकते हैं, वो है नियोलिथिक, नया पाषाण काल। ठीक है, पुराना नया, और ये जो बीच का जो इंटरमीडिएट टाइम है दैट इज मीसोलिथिक। देखो ऐसा जो है कहीं कहीं कहा गया है कि नहीं 10,000 से थोड़ा पहले है, 10,000 से बाद में मीसोलिथिक। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है इवोल्यूशन हुआ है, तो अलग अलग स्टेज है, बट हम अपनी इंडियन कंटेक्स्ट में हम मान सकते हैं कि 2 मिलियन टू 10,000 इज पेलियोलिथिक, 10,000 टू 8,000 इज मीसोलिथिक एंड 8,000 टू 6,000 इज नियोलिथिक, पाषाण काल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, ये बहुत पुराने टाइम में जब लोगों के बारे में जानने की बातें करेंगे, पाषाण काल के बारे में हम जानने की बात करेंगे। तो ये पहले तो बहुत खौफ है लोगों को पाषाण काल के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा एक जो है मैंने पिछले लेसन में एक सवाल पूछा था कि अगर कोई जंगली जानवर आपको दौड़ा ले तो आप क्या करेंगे। ओके, तो आपको मैंने कहा था 3 पॉइंट लिखना, अगर आपने लिखा है तो पहले सबसे पहला काम, अगर भागते हुए आप कोशिश करोगे किसी पेड़ पे चढ़ जाओ, है ना, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि वो आप बच जाओ,
हो सकता है आज ये टेक्निक काम कर जाए, हो सकता है दूसरे दिन यही टेक्निक किसी जानवर पे काम ना करे, साथ में वो भी आपके साथ पेड़ पे चढ़ जाए। दूसरा काम आप कर सकते हो कि लकड़ी लेके, कोई लठ वठ लेके, कहीं दौड़ते दौड़ते लठ मिल गया और लठ उठा के मारने की कोशिश आप करो, उसे भगाने की कोशिश करो, बट लठ उतना कारीगर होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल है यहाँ पे, बट स्टिल दिस टेक्निक कुड बी इफेक्टिव। तीसरी टेक्निक आप क्या उठाओगे, कभी दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कभी दोबारा फिर कभी उसने दौड़ा दिया, तो दौड़ते दौड़ते आपके दिमाग में आएगा कि यार दौड़ते दौड़ते वो जो पत्थर है, जो पत्थर आपके पैरों पैरों से लड़ रहा है, आप वो उठा के दे मारोगे उसे, और उसे जब दे मारोगे तो शायद वो भाग जाए, और आपको रियलाइज हो कि नहीं ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये काफी स्ट्रांग है, ठोस है, ये पत्थर है जो मेरी मदद कर सकता है। तो इंसानों को ये रियलाइज होगा कि अगर कोई इंसानों का दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। पत्थरों से प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि पत्थरों की पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी। वो हमें इनकलकेटेड है, वो पत्थरों की पूजा, आज भी हम पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं। तो ये इसीलिए पाषाण काल है, क्योंकि इस काल में हमारा दोस्त सिर्फ एक ही है, वो है पत्थर। उसी से हम आग निकाल लेंगे, उसी का हथियार बना लेंगे, है ना। तो जो जो काम हम पत्थर से कर सकते हैं, है ना, उस पत्थर से हम कर पाएंगे। और ये पत्थर ही है जो हमको वो पेड़ों पे लटके हुए फूड गैदरर से एक हंटर बनाएगा, हमें वो पावर देगा, वेपन देगा कि हम हथियार बना के जानवरों से लड़ सके, उनका शिकार कर सके। तो ये पाषाण काल की शुरुआत होगी। जो इनिशियल वाली शुरुआत है, ये जो पेलियोलिथिक है, जो सबसे पुराना वाला है, उसमें बहुत क्रूड फॉर्म में जो है उस पत्थर को यूज करेंगे, थोड़ा सा किसी तरह शार्प कर लिया, उसी से ब्लेड का काम कर लिया, उसी से औजार का काम कर लिया। और न्योलिथिक तक आते आते हम इन पत्थरों के एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इस वेपन का तीर, इन पत्थरों के तीर बनाने लग जाएंगे, आगे से शार्प करके उसमें डंडा लगा के जो है हमने हथियार वो भाला टाइप का बना लेंगे। तो ये थोड़ा एक्सपर्ट जोन है, और ये वाली थोड़ी स्टार्टिंग जोन है, अभी हम सीख रहे हैं। तो ये जो पाषाण काल है, ये सबसे आसान है, सबसे आसान काल है, इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो बातें, एक तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इस काल में, है ना, डर क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं, और बाकी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं, दोनों बातें, ठीक है। तो पाषाण काल के लोगों की थोड़ी सी बात करते हैं इस चैप्टर में। ओके, तो होता क्या है कि जो हम बात कर रहे थे कि ट्रैवलिंग हम कर रहे थे, जो 2 मिलियन साल से के पहले जो टाइम शुरू होता है, तो हम यहाँ से हम बने दो चीजें, गैदरिंग तो हमको पहले से ही आती थी, और प्लस हमने हंटिंग धीरे धीरे स्टार्ट करी। वाइल्ड जो एनिमल्स थे, हमने उनको मार के खाना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वो। तो हमें जब ये रियलाइज हुआ तो कि इनको भी खाया जा सकता है, तो हमने वो काम स्टार्ट किया, खाने के लिए कुछ भी। तो दो खाने हुआ करते थे अब तक, या तो कहीं से गैदर करके खा लो, या किसी को मार के खा लो। ओके, लेकिन ये ट्रैवलिंग हम कर क्यों हो रहे हैं एक्चुअली, देखो होता क्या है कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, आप जिन्हें मार के खाने की बात कर रहे हो, या तो ये बहुत तेज भाग जाते हैं, आप पकड़ नहीं पाओगे, या बहुत स्ट्रांग है, आप मार नहीं पाओगे, ठीक है। फिशिंग अगर करना चाहते हो तो फिशिंग पानी में यार बिना जाल के, बिना नेट के फिशिंग करने के लिए बहुत स्किल्स की जरूरत है, और इवन चिड़िया मारने के लिए भी बहुत स्किल्स की जरूरत है। तो ये काम इतना आसान नहीं है। चलो पेड़ों पे डिपेंड करेंगे कोई बात नहीं, बट पेड़ों पे डिपेंड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पेड़ खाने लायक है। कौन बताएगा कि पालक पालक खाया जा सकता है, हो सकता है इस पालक में जहर हो, है ना, आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये कौन सा प्लांट खाने लायक है, उसका कौन सा पार्ट खाने लायक है, हो सकता है उसमें कोई जहर हो, या यह ऐसा जरूरी नहीं। चलो आपको पता चल गया गोभी खा सकते हैं, पर हर सीजन में तो गोभी होती नहीं, तो अब गोभी सीजन खत्म हो गया, आप क्या करेंगे। तो इन पे रिलाई नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे मूव करने का। तो ये हम क्या करेंगे कि भाई गोभी खत्म हो गई तो हम किसी दूसरी तरफ भागेंगे, कहीं के जानवर मार के खत्म हो गए, रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो दूसरी लोकेलिटी की तरफ भागेंगे। हो सकता है किसी जानवरों का पीछा, भाई हो सकता है कोई भेड़ों का, या फिर भेड़ नहीं कहना चाहिए, सपोज मान लो कि कोई हिरन का झुंड है, वो झुंड जो है चलता गया, तो हम उनको मार के खा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे हम भी चलते चले गए। तो एक ये बड़ा कारण हो सकता है। प्लस किसी जंगल के किसी पार्ट में एक सीजन में फ्रूट लग रहा है तो वहां रह लिए, अगले सीजन में दूसरी जगह फ्रूट लग रहा है तो वहां रह लिए। प्लस हो सकता है जिस पानी के सोर्स पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो सीजनल हो, तो वो खत्म हो गया, तो पानी का सोर्स ढूंढने के लिए कहीं और निकल गया, तो इसलिए हम मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको जो है, हम जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज के बारे में कुछ ढूंढा तो उनको बहुत कुछ पता चला। उन्हें पता चला कि टूल्स जो वो लोग यूज करते थे, वो लोग वुड यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे। इवन देखो एक नई चीज पता चली, बोन्स का भी बड़ा अच्छा हथियार बनाया जा सकता है। नहीं,
जो है बोन्स मजबूत होती हैं उनको इस्तेमाल करके थोड़ा सा पैना करके एक अच्छे जो है हथियार बनाया जा सकता है, और इनको शार्प करके इनसे मीट काटने में आसानी रहेगी। बड़ा सा मीट है, छोटा छोटा पार्ट करने में, प्लस पेड़ की बाग्स काटने में, उनकी पेड़ की खाले छीलने में, हाइट्स छीलने में, इन सब में हमको ये टूल मदद करने वाला है। प्लस आप खुदाई कर सकते हैं, इवन सिलाई भी कर सकते हैं इन्हीं टूल से। अगर इसी में जो है डंडा लगा दें, एक स्टिक लगा दें, तो एक बहुत अच्छा वेपन टूल टाइप का कुछ बन सकता है, एरो बन सकता है, भाला बन सकता है। ओके तो इस तरह के हमको पुराने ज़माने के टूल्स बहुत सारे मिले हैं। ये तो हम देख के खुद समझ सकते हैं कि यार ये जो है एक अच्छा वेपन का काम कर सकता है, इसको थोड़ा शार्प कर दिया गया है ना। तो इस तरह का कुछ दिमाग लगाया गया। और टेक्निक क्या यूज़ करी, दो मेन टेक्निक है, या तो पत्थर से मार के पत्थर तोड़ दो, या प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक है। एक स्टोन को एक फर्म फेस पे रखो, दूसरे को हैमर की तरह जो है यूज़ करो, तो वो जो है निकल जाएगा धीरे धीरे, वो शार्प होने लगेगा। तो ये दो टेक्निक्स आप पढ़ लो, है ना, आसान है ये। तो अब बात करते हैं कि जो है वो फ्रांस में मिलती हैं, लास्कॉश में। ओके ये भी पेलियोलिथिक केव पेंटिंग्स हैं, फाउंड इन कॉम्प्लेक्स ऑफ केव्स इन द ड्रोडोग्ने रीजन है, कोई साउथ वेस्टर्न फ्रांस का। ओके तो ये हमको मिली है। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो कितनी क्लैरिटी है इनकी इनकी इमेज में, यानी पहले इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी रही होगी। कहा जाता है कि अब तक आपसे लगभग जब 20,000 साल पुरानी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रांस का एस्पेक्ट है। ओके और हमने खुदाई वुदाई करी तो हमको पता चला कि इंडिया में ऑस्ट्रिच हुआ करते थे पहले। ओके बहुत अजीब सी बात है, पर इंडिया में ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। पटने महाराष्ट्र में हमको ये साइट मिली है जहाँ पे ऑस्ट्रिच की शेल्स वगैरह मिली है, जिससे हमको पता चला। और अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी था कि ऑस्ट्रिच इंडिया में थे लगभग 60,000 साल पहले। इस पे कुछ एक आर्टिकल हिंदू में आया था, वो आप देख सकते हो। तो पेलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच शेल्स के ऊपर भी डिजाइन कर रखे हैं इन्होंने। वो शेल्स बहुत मोटे हुआ करते हैं, एग शेल्स जो होते हैं उसके ऊपर बहुत मोटा हुआ करता है, उसमें भी डिजाइन वगैरह इन्होंने उस समय की मिली है हमको। ओके तो जब हम लिथिक एजेस की बात कर रहे हैं तो हमने देखो पहले बात कर ली दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन, 2 मिलियन से 10,000 साल, 10,000 बीसी, और 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। ये जो 2 मिलियन से 10,000 बीसी है दैट इज पैलियोलिथिक, 99% टाइम यही है। ये जो बिल्कुल नया है, क्रूड है, बस खाली पैना कर लो और यूज कर लो। मीजोलिथिक ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी, जिसमें जिसकी कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ जिसको हैंडल की तरह यूज कर सकते हैं, सॉज और सिकल, यानी एग्रीकल्चर इस समय थोड़ा सा ये समझ कह रहे हो कि आने वाला है। ओके तो एग्रीकल्चर अभी तो जंगल वंगल यूज करने के यूज कर सकते हैं ना, काटने के लिए। तो माइक्रोलिथ इस पीरियड में थे, तो ये मीजोलिथिक एज है। नियोलिथिक देखो शार्प्ड है ना, जो है पैने वो पॉलिश कर रखे हैं स्टोन्स को, है ना, नॉर्मल स्टोन्स नहीं है, उसके ऊपर पॉलिशिंग भी कर रखी है। जैसे अगर आपको कोई हथियार दिया जाए तो आप उसके लिए पैकेट खरीदोगे, पाउच खरीदोगे, उसको बहुत अच्छे से रखोगे, साफ करते रहोगे। तो वैसे ये भी साफ करते करते, यूज करते करते बहुत पॉलिश हो चुके हैं। तो ये जो पॉलिश स्टोन्स वाला टाइम है दैट इज न्यूलिथिक एज। ओके तो 10,000 बीसी यानी आज से लगभग जो है 12,000 साल पहले 10,000 बीसी में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, और जानवरों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। जो भेड़ बकरी और जो वो हैं हिरन वगैरह, इनकी तादाद बढ़ जाती है, और हंटिंग वगैरह बढ़ जाती है। और जब ये हंटिंग वगैरह बढ़ती है तो फिर जाहिर सी बात है डोमेस्टिकेशन बढ़ेगा, उसको जो है लोग धीरे धीरे उसको पालने लगेंगे। ओके और ये पालना, डोमेस्टिकेशन अपने आप में एक इवोल्यूशन है। बहुत बड़ी बात है कि अब तक आप शिकार कर रहे थे, सपोज आप किसी भेड़ का शिकार करने गए, आपने उसे मारने चले और वो भागी नहीं, आप सोच रहे हो भागे तो मैं मारूं, पर वो भाग नहीं रही, तब आपको रियलाइज होगा इसे मारने की जरूरत नहीं है यार, जिस दिन घर लेके चलते हैं, जिस दिन भूख लगेगी उस दिन काट के खा लेंगे। तो डोमेस्टिकेशन भी एक बड़ा चीज है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है ग्रेन, इनको कभी दिखाई दिया कि कोई घास है उस पर कुछ ग्रेन लगा हुआ है, ये तोड़ के खा सकते हैं, तो ये घास इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे इनको वीट, बार्ले और राइस जैसी चीजें मिल गई। इन घासों में जो है ग्रेन्स रखते हैं, सीरियल्स रखते हैं। ओके पर कौन क्या करता था अभी ये थोड़ा स्टैब्लिश हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 10,000 बीसी से हमें थोड़ा सा और आगे इलाबरेट करेंगे। लेकिन हमको ये बात समझ में आ गई कि पहले हम फूड गैदरर हुआ करते थे, हमने हंटिंग सीख ली, हंटिंग के बाद हमने जो है उन जानवरों को पालना सीख लिया, और प्लस एग्रीकल्चर, हमने ये पेड़ों से जो है पेड़ों से सीख लिया कि अगर पेड़ उगाए जाए तो हमें कितना फायदा मिलेगा, कितना आराम रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिथिक एजेस की, इसको और कंटिन्यू करेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे, बट प्लीज कीप लर्निंग। ओके थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और प्लीज इसको रिव्यू करें, रिकमेंड करें, रेट करें, क्योंकि कोई है जो आपके लिए बहुत रात दिन मेहनत कर रहा है। ओके तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Hello friends, I'm Abhishek Shrivastava and you are learning NCERT Class 6 History.
कंप्लीट समरी। ओके, तो अब तक जो हम बात कर रहे थे, जो खाने की बात तक हम पहुंचे थे, उस खाने की बात को और आगे बढ़ाते हैं कि पहले जो हम गैदरर हुआ करते थे, गैदर से हम किस तरह जो है फूड उगाने लगे, खेती करना हमने स्टार्ट किया। ये कहानी थोड़ी आज समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अबाउट मी। ओके, तो अब तक हम जब बात कर रहे थे कि फूड गैदर से हंटिंग स्टार्ट करी, हंटिंग से डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, दैट इज एग्रीकल्चर। यहाँ से थोड़ी कहानी और आगे बढ़ानी है। तो वेराइटीज ऑफ फूड की जो हम बात करते हैं, खाने की जो बात करते हैं, तो खाने में देखो बहुत सारी चीज हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं। उसी तरह जानवरों की बात करें तो आप मिल्क, दूध पी सकते हो, उनका मीट खा सकते हो। तो ये एनिमल्स तरह तरह का है, बट इन पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी का अपना अलग सीजन है, अपना जो है प्लेस ऑफ लिविंग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ और सिर्फ भेड़ खाने वाले हैं, या सिर्फ और सिर्फ दूध पीने वाले हैं, या सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने वाले हैं। तो ये थोड़ी रिलायबिलिटी फैक्टर जो है कि हम इस पर जिंदगी सस्टेन कर ले जाएंगे, सब लोग यही खाना शुरू कर दें, तो वो रिलायबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए जो है इस पे इसके अलावा हमें कुछ सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। तो 10,000 बीसी में क्या होता है, 10,000 बीसी में क्लाइमेट चेंज हो जाता है और थोड़ी सी गर्मी होने लगती है। इस गर्मी की वजह से जो है प्लांट्स और एनिमल्स थोड़ा कहते हैं कि सब थोड़ा, इनकी गर्मी जब ज्यादा हुई तो ज्यादा तादाद बढ़ गई। तो प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा होने लगे और फिर जो है इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा इंसानों ने, और स्पेशली सीड्स को ऑब्जर्व किया होगा। सपोज सीड का ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगा मैं। सपोज जो है आम का सीड है, आम आपने खाया और गुठली फेंकी। ओके, तो जो है काफी टाइम बाद आप रियलाइज करोगे कि गुठली से कुछ कुछ पेड़ जैसा, आम का पेड़ टाइप का निकल रहा है। जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप सोचोगे क्यों ना मैं इस गुठली को फेंकने की जगह ठीक से कहीं जो है बाग टाइप का बना लूं। और जब आप बाग टाइप का बनाओगे, उसमें से जो है वो पेड़ निकलेंगे, फल निकलेंगे, आप खाओगे, तो यहाँ से धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है ग्रो करने लगेगा। दिमाग में आएगा कि हम अपनी खेती खुद कर सकते हैं। आपका सवाल ये होगा कि आपने बीज फेंक दिया, आप उसे ऑब्जर्व क्यों करोगे, है ना, आप खा के फेंक सकते हो। ओके, बट जो है एक बात ये सोचो कि हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों सालों की बात कर रहे हैं, या 100 सालों की बात कर रहे हैं। तो इतने टाइम में किसी ना किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। जब उसने ऑब्जर्व किया होगा तो इस चीज को इंप्लीमेंट किया होगा, धीरे धीरे ये ग्रोथ होनी तय है। ठीक है, उसी तरह एनिमल्स में भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, ये वाला एनिमल जो है, इसको अगर हम बांध के ले चले या फिर इसको लेके चले तो ये जो है घास खाता है, हमको नुकसान करेगा नहीं। अगर सपोज आप गाय लेके गए हो तो आप सोचोगे तो घास खाती, हमें कभी खाएगा नहीं, तो ये हमें इससे कोई हार्म नहीं है। तो इनको लेके गए और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि इनका जो बछड़ा है वो दूध पी रहा है, इसे हमने कंपेयर किया, मैमल्स हम भी हैं। ओके, और यानी वो दूध हमारे भी काम का हो सकता है, तो यानी हाँ, ये बहुत अच्छा सोर्स है। और यहाँ से जो है गाय गाय बहुत ज्यादा, गाय या भैंस जो हो गए, कैटल्स हो गए, कैटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इतना इंपॉर्टेंट हो गए कि यही गोधन हो गया। गोधन जो आप सुनते हो ना कि गाय धन की तरह होती है, या फिर एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में गाय से भी एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ बड़ा आइटम चाहिए तो आपने गाय दान कर दी या गाय दे दिया, उससे एक्सचेंज में ले लिया, तो गाय बिकेम अ करेंसी, या कैटल्स बिकेम करेंसी। तो डोमेस्टिकेशन यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है। तो डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना जो है पेड़ों का देखरेख करना, या फिर जानवरों की देखरेख करना। और जब इनकी देखरेख करना स्टार्ट किया तो ये जंगली वैरायटी से चेंज हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर मतलब इनका बिहेवियर मॉडिफाइड हो जाएगा। नहीं, जैसे गाय, मान लो जंगल में गाय घूम रही है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ कहीं भी जा सकती है अपनी मर्जी के हिसाब से, फ्लॉक के हिसाब से। बट यहाँ पे क्या है, रोज एक जगह बांध के ले जाना है, रोज एक जगह खाना खिलाना है, वापस आना है, तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, डोमेस्टिकेटेड हो जाती है। उसी तरह प्लांट्स की वैरायटीज भी चेंज आने लगता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, जरा इनको देखते हैं। मैं इनका आंसर नहीं दे रहा आपको। अगर आप इनके आंसर तक नहीं पहुंच पाते तो इनका आंसर आप करो कमेंट सेक्शन में, अगर गलत हुआ आई ट्राई टू रेक्टिफाई यू। ओके, तो बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ प्लांट वुड मेक इट सूटेबल फॉर डोमेस्टिकेशन। एक प्लांट में क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए जिसकी वजह से अगर आपसे कहा जाए कि इसको डोमेस्टिकेट किया जाए तो आप जो है उसको चूज करोगे। ओके, तो पहला चूज है क्या, जो है नॉट प्रोन टू डिजीजेस, उस प्लांट में जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सोचो इस बात पे। ईड लार्ज साइज ग्रेन, उसका जो ग्रेन साइज होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको डोमेस्टिकेट करेंगे। ठीक है, उसका जो स्टॉक है, जिसमें जो होल्डिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होनी चाहिए, स्टॉक मोटा होना चाहिए। ओके, प्लीज आंसर इट। Second question, consider following characteristics of tamed and wide variety of same animal. Very good question. अगर जो है एक ही जानवर, जैसे सपोज डॉग लेके चलें, उसकी टेम्ड स्पीशीज है और जो वाइड वैरायटी, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। कहते हैं कि टेम्ड वन इज मोर जेंटल, कैसा होगा। दूसरा, रिलेटिवली जेंटल वन आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो थोड़े जेंटल हैं उन्हीं को ब्रीड कराया जाएगा। ओके, कैसा होता होगा। वाइल्ड वंस हैव लार्जर टीथ एंड हॉर्न्स, जो वाइल्ड हैं उनके टीथ जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं, उनके हॉर्न ज्यादा बड़े हैं। ये थोड़ा सा जो है सोचने वाला सवाल है, आंसर करो इसको।
ओके, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओवर डोमेस्टिकेशन। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ओके, ये मैं आपको बता दूं कि ये सही है। ओके, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। Virtually all the plants and animals produced in human use is result of domestication. Now, very good statement. सोचना इस बात पे कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आज हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट हैं डोमेस्टिकेशन का। वर्चुअली मतलब लगभग सारे के सारे। ओके, ये मत कहना कि नहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स इंक्लूड व्हीट एंड बार्ली। ओके, आई टेल यू दिस इज करेक्ट। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी स्पेशली थर्ड वाले पे सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो यहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जब हमने एग्रीकल्चर खेती करने स्टार्ट करी। सपोज वही जो 100 आम के बीज थे हमने उनको गाड़ दिया, ठीक है, अलग जो है एक जगह पे हमने उनको बो दिया है, ठीक है। और अब हमको ये सोचना है कि क्या अब हम कहीं जा सकते हैं। ये करने के बाद अब आपके पांव बंध चुके हैं। जो घूमने की आदत इंसानों को पहले पड़ी हुई थी, जो आदिवासी जो घूमते रहते थे इधर से उधर उधर से इधर, वो घूमने वाली आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वो आम के पेड़, इनका जो एग्रीकल्चर बेसिकली कुछ भी आप उगाओगे तो उसका जेस्टेशन पीरियड यानी जो उसका प्रोडक्शन का टाइम है वो थोड़ा लंबा है। मतलब जो डिले है प्रोडक्शन वो थोड़ा लंबा है। तो आप कहीं जा नहीं सकते। जब आप जा नहीं सकते तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। आप कहीं नहीं जा सकते तो उसी गांव में आपको रहना पड़ेगा और यहाँ से सीडेंटरी लिविंग स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे एक नया चीज हुआ कि फूड गैदरिंग से हंटिंग, हंटिंग से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर की वजह से अब आप कहीं जा नहीं सकते, आप यहीं रहना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो जब यहीं रहना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो हम खाना पका रहे हैं उगा रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ताकि इसको खा सकें बाद में। क्योंकि सपोज 5 क्विंटल गेहूं आपने उगा लिया और आप खाने वाले 8 ही लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं एक दिन में खा के खत्म कर लोगे। तो साल भर खाना है, साल भर खाने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, प्लस उसको दोबारा उगाना भी है तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और जब आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, कहते हैं ना मदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ ना कुछ खोजोगे और आपके दिमाग में आएगा कि हाँ एक पॉटरी बना सकते हैं, वीव करके कुछ कपड़े जैसा कुछ बना सकते हैं, या फिर खुदाई करके उसमें कुछ छुपा सकते हैं, ऐसा बना दे तो ये यहाँ पे हम खाना स्टोर कर सकते हैं आगे के लिए। एनिमल्स तो खुद अपने आप में ही स्टोरेज है। ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग कराओ और उनसे तुम मिल्क और मीट दोनों ही ले सकते हो, तो वो एक अपने आप में स्टोरेज का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फूड गैदरिंग से हंटिंग, हंटिंग से डोमेस्टिकेशन और फिर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद जो सीडेंटरी लिविंग आई है, इसमें एक नया चैप्टर ऐड होगा। क्योंकि जब आप वहां रह रहे हो, 50 लोग मान लो एक गांव में रह रहे हैं, 50 में से 30 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी 20 लोग क्या कर रहे हैं। ओके, क्योंकि पूरे सबकी एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं ना, इतना तो खाना नहीं उगाना। तो जो बाकी 20 लोग फ्री हैं, वो उनका दिमाग खाली है, वो खुराफात उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो कुछ पॉटरी के बारे में सोचेंगे, कुछ आर्ट के बारे में सोचेंगे, कुछ वीविंग के बारे में सोचेंगे, है ना, कुछ नया प्रोड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। और जब वो चीज प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। यहाँ से आर्ट की हम बात करना स्टार्ट करेंगे। पुराने घर मिले जिनसे हमने गेस किया कि हाँ इस जगह सेटल्ड लाइफ है, जैसे कि बुर्जा होम में पिट हाउसेज मिले, गोड के खोद के कुछ घर टाइप का बना रखा है। कुकिंग हर्थ मिली है, कुकिंग हर्थ मतलब भट्टी, चूल्हा। चूल्हा इंडोर भी आउटडोर भी। इंडोर क्यों? सपोज बाहर बहुत गर्मी हो रही तो अंदर खाना पका लिया। आउटडोर बाहर अगर मौसम अच्छा है तो बाहर खाना पका लिया, ठीक है। डिफरेंट स्टोन टूल्स मिले, तो ये एक्चुअली नियोलिथिक पीरियड हो गया। नियोलिथिक में हमें पॉलिश्ड जो है स्टोन के टूल्स मिलते हैं। तो पॉलिश करने के दो फायदे, एक तो वो स्टोन एज जो है काफी शार्प हो जाता है, और दूसरा वो देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है। आपका अपना टूल है ना, उसे खूबसूरत बनाना है, तो पॉलिश टूल्स हमको मिलते हैं। मोल्टार्स एंड पेसल्स हमको यहाँ पे मिले हैं, जो चक्की वगैरह है वो भी हमको यहाँ पे मिली हुई है। प्लस पेलियोलिथिक टूल्स जो अब तक के टूल्स थे वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो अर्थन पॉट्स देखो, अब एक बार पॉट बनाया तो हमें आइडिया आया कि इसमें थोड़ा डेकोरेशन कर सकते हैं, तो डेकोरेशन स्टार्ट किया, उसमें चीजें स्टोर करने की बात करने लगे। प्लस जो है उसमें खाना पकाया भी जा सकता है, तो पका के खाना और टेस्टी होने लगा, है ना। तो ये थोड़ा अर्थन पॉट्स की वजह से एक एडवांटेज मिला। क्लोथ उस समय जो इन्होंने धीरे धीरे क्लोथ का जो है चीजें स्टार्ट करी, कॉटन भी शायद उस समय तक आ चुका होगा। ओके, कस्टम्स की अगर हम बात करें, कस्टम्स का हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ हमें लगता है कि वो जो गाँव में रहते थे वो थोड़ा एक ट्राइब टाइप की साथ में रहा करते थे। तो ट्राइब्स की बात करते हैं। ट्राइब्स एक्चुअली 2-3 जनरेशन, आप ऐसे सोचो कि 2 लोग रहे होंगे, फिर उनके 3 बच्चे या 4 बच्चे, फिर उनकी फैमिलीज, तो ये एक अपनी ज्वाइंट फैमिली टाइप की एक ट्राइब बन जाएगी। ओके, हो सकता है कि जो है एक आध फैमिली आप इधर उधर से ले लो, तो 2-3 जनरेशन की कुछ फैमिलीज मिलकर साथ में रहने लगती हैं। वो साथ में फार्मिंग, फिशिंग, हर्डिंग और हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी चीजें वो साथ में करते हैं, मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं कि कौन क्या करता होगा,
तो औरतें जनरली एग्रीकल्चर काम करती होंगी, जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में मदद करते होंगे, प्लस हर्डिंग में भी थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत जानवरों का दूध निकालना है या फिर जो है कहीं पास में घास घास चराना है। मेन जो है वो बेसिकली थोड़े से एडवेंचर वाले काम करते होंगे कि पास्चर्स, थोड़ा जो नया नया खेती घास का मैदान ढूंढने की कोशिश करते होंगे, तो पास्चर ढूंढने में मेन काम करते होंगे। मेन और वुमेन दोनों ही ये पॉट्स, पॉटरी वगैरह, बास्केट बनाना, टूल्स बनाना, हट्स बनाना, इनमें काम करते होंगे। प्लस यहीं से उन्होंने जो है, क्योंकि फ्री टाइम बहुत मिलता होगा ना, तो क्योंकि शाम को फ्री है ये लोग, तो वो सिंगिंग, डांसिंग, वो आग जला के मौज मस्ती थोड़ा, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। हट को डेकोरेट करते होंगे, इन्हें टाइम मिलता होगा ना कि ये सारी चीजें कर सकें वो लोग। पहले तो खाना ढूंढने में टाइम जाता था। इनमें कोई ना कोई लीडर होता होगा, लीडर हो सकता है सबसे बूढ़ा हो, या फिर कोई पुजारी हो, या फिर लड़ाई अच्छी करता हो, तो ऐसा कोई लीडर। और इनका एक अपना धीरे धीरे कल्चर डेवलप होने लगेगा, अपनी लैंग्वेज, अपनी म्यूजिक, अपनी कोई कहानियां, और फिर अपने अपने भगवान और पेंटिंग्स। तो यहाँ से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रिलीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा एंट्री मार रहा है। ओके, और रिसोर्सेज पूरी पूरी ट्राई की होंगी, और यहाँ पे कोई इनइक्वालिटीज वाली बातें नहीं होंगी। टर्की की एक जगह है कताल हयुक। कताल हयुक ये बहुत फेमस एक न्यूलिथिक साइट है, कभी नाम आ जाए तो आप इसे पहचान सको। कताल हयुक टर्की की है। यहाँ पे जो है अलग अलग दूर दूर से कई सारी चीजें मिली हैं जो यहाँ को बिलोंग नहीं करती, जैसे कि सीरिया से फ्लिंट आया हुआ है, रेड सी से काउरीज आई हुई हैं, मेडिटेरेनियन की शेल्स आई हुई हैं, तो ये यहाँ पे हमको मिला है। ओके, और जो है यहाँ पे कोई कार्ट हमको नहीं मिली कि कुछ कार्ट जैसा हमको कुछ मिला हो, तो पता नहीं कैसे इतनी दूर से यहाँ तक पहुंची होंगी। ये थोड़ा जो है अजीब है, शायद एनिमल्स के ऊपर उठा, जानवरों के ऊपर, या लोग खुद उठा के लाते होंगे। तो लेवल्स की जो हम बात करते हैं, जैसे हम कहीं खुदाई करते हैं ना, ये थोड़ा सा समझो, ये सवाल आ सकता है। या सपोज ये जमीन है, जमीन में जो है कहीं सपोज ये गांव रहा होगा, तो धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी जमती जाएगी, सेडिमेंटेशन होता जाएगा, और ये लंप माउंड जैसा बन जाएगा। तो जब हम 1000, 2000, 5000 साल बाद खुदाई करेंगे, तो जो ऊपर मिलता है ये सबसे बाद का टाइम होता है, जो नीचे मिलता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे खुदाई करते हुए, हमें उतना पुराना टाइम। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम जोन होता है। ओके, तो हमने ये बात कर ली कि फूड गैदरिंग से हंटिंग, हंटिंग से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, फिर प्लांट्स डोमेस्टिकेशन यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और यहाँ से गांव में रहना स्टार्ट किया, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर शुरू होने लगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। यहाँ आर्ट एंड कल्चर या फिर गांव में रहने वाली बातों से थोड़ा और आगे की कहानी बुनने की स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्लीज बने रहिए, और जो है प्लीज इसको रेट, रिव्यू, रिकमेंड करिए, क्योंकि कोई है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो प्लीज प्लीज एक जो है रिकमेंड करिए इन चैप्टर्स को, दोस्तों को बताइए कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हो एनसीईआरटी क्लास 6 की समरी। ओके, और इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो पुराने शहरों के बारे में, जो सबसे पहले शहर बने होंगे कभी ज़िंदगी में। तो उन शहरों की हम बात आज स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे बारे में कुछ है। ओके, तो अब तक हम थोड़ा न्यूलिथिक एज में बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जो है डोमेस्टिकेशन के बाद जो इंसानों ने रहना स्टार्ट किया, तो वहाँ से जो है आर्ट और कल्चर जो है थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। और एक बात और समझो कि आर्ट आने के बाद लोगों ने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा। ओके, नई नई चीज़ें बनानी स्टार्ट करी होगी, और नई चीज़ों को बनाने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करी होगी। ट्रेडिंग से जो है पैसा आया होगा, और पैसे आने की वजह से थोड़े शहर डेवलप हुए होंगे। प्लस एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की वजह से जो है सफिशिएंट खाना रहा होगा कि जो है शहर में लोग कुछ और कर सके। ओके, तो यहाँ से थोड़ी शहर की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो हम एक्चुअली जो हम लास्ट चैप्टर बात कर रहे थे, न्यूलिथिक एरा की बात कर रहे थे, और न्यूलिथिक एरा के बाद धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर और चाकोलिथिक मतलब कॉपर ढूंढा गया होगा, और कॉपर के बाद ब्रोंज आया होगा। तो ये वो टाइम है जो चाकोलिथिक और ब्रोंज वाला टाइम है। ओके, और उसके बाद कुछ नए शहर डेवलप होने लगते हैं। ओके, यहाँ 2800 से हमारी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2800 से 1800 तक रहती है। तो इस कहानी पे थोड़ा बिल्डअप करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे थोड़ा हमारा फोकस होगा, हम जब सिटीज़ की बात कर रहे हैं, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हड़प्पन स्टोरी। हड़प्पन जो है क्या, वो गलती से एक पहली सिटी हमने ढूंढ ली, हड़प्पा। ओके, रेलवे लाइन बिछा रहे थे और हमें हड़प्पा मिल गया। तो ये हमको जो है बताता है कि हाँ, ये जो कहानी है ये 2800 BC, जो हम कह रहे थे 2800 BC से 1800 BC तक जो है कहानी होती है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि बेसिकली ये शहर जो है ये प्लान्ड शहर हैं, और इनमें एक कॉमन जो है देखने को मिलता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी बना लिया गया है, थोड़ी सी प्लानिंग करके किया गया है। तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक वेस्ट पार्ट है जो थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा है, सॉरी हाँ, हाइट पे है। ओके, इसे सिटाडेल, सिटाडेल मतलब किला, किला टाइप का है। तो यह वेस्ट साइड पे थोड़ा सा छोटा सा किला टाइप का बना रखा है, जबकि जो ईस्ट साइड है ये बड़ी सी है लेकिन थोड़ा सा नीचे है। ओके, जमीन थोड़ी नीचे है। तो ये दो पार्ट में शहर बटे
हुए हैं। ओके, दीवारें जो है वो बेक्ड ब्रिक्स, जो आज भुने हुए ईंटें आते हैं भट्टे से जो निकलते हैं, बिल्कुल वैसा ही ईंटा उस समय भी यूज हो रहा था। तो बेक्ड ब्रिक्स जो वॉल्स बनी हुई है, प्लस इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब ईंटों को इस तरह से डेकोरेट, इस तरह से अरेंज करना कि इंटरलॉक बन जाए। ओके, तो जो है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो एक शहर है, अभी देखते हैं हम थोड़ा लोकेशन उसकी। वहाँ पे हमको ग्रेट बाथ मिला है। तो ग्रेट बाथ, अगर आपने मोहनजोदारो मूवी भी देखी है मोहनजोदारो, तो उसमें जो वो जो बड़ा सा जो था जिसमें वो जो डांस करते हुए नहाने जा रहे थे, दैट इज वो उन्होंने इसी पर स्टोरी उन्होंने बिल्डअप करी है। तो इसकी भी ब्रिक लाइनिंग हो रखी है, स्विमिंग पूल टाइप का है, प्लास्टर कर रखा है इस पे, और वाटर टाइट कर रखा है टार यूज करके। टार होता है जैसे रोड पे वो टार यूज करते हैं ना, काला वाला, वो लगा के उन्होंने वाटर टाइट कर रखा है। तो कुछ है जो काफी इन्होंने टेक्नोलॉजी टाइप का है, दिमाग लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, दोनों साइड से सीढ़ियाँ आ रही हैं, दोनों साइड से सीढ़ियाँ, इधर से भी और इधर से भी, और दोनों साइड पे रूम्स है। ये इसके जो है दोनों साइड पे रूम्स है। अब हो सकता है किसी स्टोरेज के लिए यूज करते हो, कोई रिचुअल हो, तो ज्यादा कह नहीं सकते क्यों क्या है, लेकिन इस तरह का हमें कुछ ग्रेट बात टाइप का मोहनजोदारो में मिला है। ओके, तो जो है ये मोहनजोदारो यहाँ पे है, इस जगह पे हमको मिलता है मोहनजोदारो। ओके, उसी तरह लोथल और कालीबंगन, कालीबंगन ये है, और लोथल यहाँ नीचे गुजरात में। ठीक है, लोथल इज वेरी पॉपुलर, कालीबंगन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें मिली हैं। फायर आर्टर्स मिला है, फायर आर्टर्स मतलब भट्टियाँ टाइप की मिली हुई है, और वहाँ पे सेक्रीफाइसेस वगैरह भी जो है शायद हुआ हुआ करता होगा। स्टोर हाउसेस मिले हैं, यहाँ खाना वाना स्टोर करते होंगे। उसी तरह जो घर का पैटर्न मिला हमें यहाँ पे, ये जो घर का पैटर्न है, ये जनरली 1 से 2 मंजिल के घर हुआ करते थे, जिसमें एक आंगन होगा और आंगन के किनारे किनारे कुछ रूम्स होंगे। उसका बाथिंग एरिया जो है उसमें है वो थोड़ा सेपरेट होगा, अलग एक छोटा सा जगह हो जहाँ लोग नहा सकते होंगे, और ये कनेक्टेड होगा ड्रेनेज पैटर्न में। बहुत सारे घरों में अपना एक कुआं है, ऐसा भी मिला है। ड्रेन्स की बात करें तो ये बहुत ही, जैसे आज जो है म्यूनसिपालिटी सीवर लाइन बिछाती है, कुछ कुछ उस तरह का जो है एक क्या बोलते हैं, ब्लैंड ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, कवर ड्रेन है, उनके ऊपर कुछ कवर लगा रखा है और स्ट्रेट लाइंस में है। इंस्पेक्शन होल से जगह जगह पे, जहाँ पे खोल के देखा जा सके कि अगर कुछ फंस गया है तो क्या है। ठीक है, एक जेंटल स्लोप है ताकि पानी मूव कर सके। और ये जो ड्रेन्स हैं जनरली जो घर के जो ब्रीदिंग एरिया है वहाँ से कनेक्टेड भी है। स्ट्रीट्स भी प्लान्ड है अलॉन्ग विद ड्रेन्स एंड हाउसेस, प्लान्ड स्ट्रीट्स है ना। ऐसा लग रहा है कि जमीन लेके प्लॉट काटे गए हों, इस तरह का कुछ है। तो सिटी लाइफ की बात करें तो बहुत बिजी सिटी लाइफ रही होगी, ऐसा देख के लगता है, क्योंकि बहुत कुछ मिला है हमको ऐसा। वहाँ के रूलर जो है जनरली प्लान करते रहेंगे, है ना। ये दिस इज जहाँ पे एस्ट्रिक साइन लिखे वो समझ लेना प्रोबेबल है। ओके, जनरली सब कुछ प्रोबेबल ही है। ओके, कुछ भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, हर चीज़ हमने अंदाज़ा लगा रखी है। तो वहाँ के जो रूलर्स होंगे वो प्लान करते होंगे ये सिटी। ठीक है, और वहाँ के लोगों को जो है जॉब देते होंगे ताकि जो है वहाँ पे रिसोर्सेज आ सके, क्योंकि किसी भी शहर को चलाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ओके, और जो है प्रेशियस आइटम जो होते होंगे, जो कीमती सामान होते होंगे, वो अपने लिए रखते होंगे, जैसा कि राजा लोगों से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और स्क्राइब्स वो होते हैं जो लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्राइब्स जो है वो उन्होंने सील्स बना रखी है, सील्स के ऊपर लिख रखा है। ये सील्स एक्चुअली ऐसे हैं कि जो है कोई मान लो ट्रेडर है, टाटा लोग हैं आज, तो उन्होंने टाटा ने अपना ट्रेडमार्क बना रखा है। तो वैसा ही ट्रेडमार्क टाइप का है कि सील के ऊपर आपने ट्रेडमार्क बना दिया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे यहाँ का है, हम इसको भेज रहे हैं। फिर क्राफ्ट्समैन हुआ करते होंगे, क्योंकि हमको ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि जो है कुछ क्राफ्ट वाफ्ट चला करता होगा। और लोग बहुत दूरी दूरी पे ट्रैवल भी किया करते होंगे, क्योंकि जैसे हमें पर्शिया का कुछ सामान यहाँ मिला है, यहाँ का सामान पर्शिया में मिला है। ओके, टेराकोटा टॉयज मिले हैं, तो जब ये क्राफ्ट्समैन होंगे तो ये कुछ टेराकोटा के टॉयज वगैरह भी सिटी में बेचा करते होंगे, लोग बच्चे खेला करते होंगे उससे। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है एक नया तरह का क्राफ्ट भी हमको देखने को मिला है कि अब तक जो हम कह रहे हैं कि सेडेंटरी लिविंग के बाद जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप हुआ है, तो नए तरह का जो है क्राफ्ट भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें स्टोन शेल में बनाई गई हैं और एक मेटल में बनाई गई हैं, और यहाँ आपको ब्रोंज मिला है। ये थोड़ा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको यहाँ पे ब्रोंज मिला है। ब्रोंज अब तक लोग ढूंढ चुके हैं, पहले हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज से जो है 4,500 साल पहले लोग ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर में जो है काम करते होंगे। बट देखो, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर तो खोद के निकाला जा सकता है, बट ब्रोंज इज अबाउट मेटलर्जी। तो ये होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हाँ उस समय लोग काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेटल के साथ।
ये जो कॉपर एंड ब्रोंज है, इसके वेपन्स और ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमको, टूल्स इससे बनाए गए हैं, इससे वेसल्स बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी यूज़ किया गया है। यही रीज़न है कि ये कॉपर की होने की वजह से कि इसके पहले चाकोलिथिक एज है और फिर ब्रोंज एज आ जाती है जब हमें ये टूल्स वगैरह मिले। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल जो था वो ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने में, जनरल जाहिर सी बात है, अगर गोल्ड एंड सिल्वर का वेसल है तो ये लोग वो लोग जिनके पास से वेसल मिला है वो बहुत अमीर रहे होंगे और अमीर लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। वेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेट्स जो है ये चर्ट एक मटेरियल है, चर्ट से बने हुए वेट्स मिले हैं। जैसे कि आज हमारे पास 1 किलो 2 किलो का बाट है, बिल्कुल वैसा ही ये कुछ बाट है। प्रेशियस स्टोन्स नापने के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। जो बीड्स, जो मालाओं में जो बीड्स होती है कार्निलियन की है। कार्निलियन एक्चुअली बहुत खूबसूरत सा लाल पत्थर होता है। ओके, उसी को कट करके शेप करके पॉलिश करके एक बहुत अच्छा सा कुछ माला टाइप का बनाते थे। स्टोन के ब्लेड्स मिले हैं, लड़ाई वड़ाई में यूज होता होगा। ओके, ब्लेड्स मिले हैं स्टोन के। और एम्ब्रॉयडर्ड, ये देखो इसका जो कपड़ा है ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो लोग उस समय भी कढ़ाई करके कपड़ा पहनते थे। दिस इज समथिंग गुड। सील्स की हम बात कर रहे थे, स्टोन की सील्स हैं। ओके, जनरली जो है रेक्टेंगल शेप की हमको सील्स मिली हैं और उनके ऊपर कुछ एनिमल्स बने होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि लोग एनिमल्स का साइन यूज़ कर रहे थे, तो वो बात सही भी है क्योंकि चरवाहे थे हम लोग, तो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार भी है, तो एनिमल्स को जो है वो यूज़ करते हुए, एनिमल्स का सिंबल यूज़ करते हुए लोग सील बनाते थे। पॉटरी के ऊपर मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी ब्लैक वाली, तो पॉटरी के ऊपर ब्लैक डिजाइन, ये येलो नहीं ब्लैक डिजाइन हुआ करती थी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉटरी का। कॉटन की बात करें, कॉटन जो है मेहरगढ़ में उगाया करते थे। ये लगभग जो है कॉटन आज से 5000 साल पहले कॉटन आ गया था, 3000 बीसी के आसपास जो है, सॉरी अराउंड 5000 बीसी के आसपास जो है कॉटन आ चुका था। और ये मोहनजोदारो में किसी सिल्वर वास के साथ कनेक्टेड जो है थोड़ा लगा हुआ हमको कपड़ा मिल गया था, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ कॉटन उस समय हुआ करता था। और स्पिंडल वर्ल्स जो हुआ करते हैं जिससे कॉटन हम जो है बुनते हैं, वो टेराकोटा के या फिर फैंस एक मटेरियल है, टेराकोटा और फैंस के जो है स्पिंडल वर्ल्स हुआ करते थे जिनसे हम धागा बनाते थे। उस धागे को हम बुनकर जो है फिर जो है कपड़ा बनाते थे। ओके, तो स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम है, इसमें लोग स्पेशलाइज है। बार्बर का काम अलग है, क्राफ्ट पर्सन का काम अलग है, ट्रेडर्स अलग है, तो हर किसी का अपना अपना काम है। तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और किसी भी सिटी में ये उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें जो काम होता है वो बटा हुआ होता है। रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल जनरली जो है जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आसपास मिलता होगा और बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता होगा। जैसे कॉपर जो है राजस्थान और ओमान से इंपोर्ट होता था। ओके, टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से आता था, गोल्ड कर्नाटका से आता था, और प्रेशियस टिन स्टोन्स जो हैं जो बहुत अच्छे पत्थर हैं वो या तो गुजरात से या ईरान से या अफगानिस्तान से इंपोर्ट किए जाते थे। ओके, फूड सप्लाई फॉर द सिटी, जाहिर सी बात है कि जो लोग गांव में हैं या बाहर कहीं रह रहे हैं जो खाना उगा रहे हैं वो जो है सप्लाई किया करते थे, सोर्स ऑफ सप्लाई हुआ करते थे शहरों में। तो वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड ये ऑलरेडी यहाँ इस टाइम में अब तक उगाना शुरू कर चुके थे और ये लोग उस समय यूज़ किया करते थे। वुडन प्लव यूज़ किया करते थे। ये टॉयस वैसे तो हमको पता नहीं क्योंकि वुड सर्वाइव नहीं हुआ होगा, बट जो खिलौने मिले हैं उनसे पता चलता है कि हाँ लकड़ी के कुछ हल हुआ करते रहे होंगे जिसे यूज़ करके वो बनाते थे। और कुछ ना कुछ इरिगेशन का भी तरीका वो लोग यूज़ करते रहे होंगे क्योंकि मानसून डिपेंडेंट है और रिवर पे हम डिपेंड कर नहीं सकते, शहर सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, तो जो है इरिगेशन के भी कुछ मेथड्स हुआ करते होंगे और वो फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, जैसे आज हम बेर खाते हैं उस तरह के कुछ फल हुआ करते थे। ओके, तो जो है एक और चीज़ ऑब्वियस है कि उस समय भी कैटल हुआ करते होंगे, शीप, गोट, बुफैलो सब वो रखा रखा करते होंगे। और ड्राई सीजन में जो है जब ये जो घासें हैं ये सूख जाती होंगी तो उन्हें कहीं दूर ले जाकर खाना खिलाना पड़ता होगा। मछलियाँ पकड़ते होंगे और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि ये हो गया डियर हो, हिरन हो गया, इन सब का शिकार भी उस समय कॉमन रहा होगा। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं गुजरात में, इनकी बात करते हैं, धोलावीरा और लोथल। ओके, तो दोनों ही यहाँ पे हैं, ये धोलावीरा दिख रहा है और ये किनारे हमको लोथल दिख रहा है। ओके, तो धोलावीरा एक्चुअली खादर बैत रन ऑफ कच्छ में इस्टेब्लिश्ड है। ये फ्रेश वाटर भी है यहाँ पे और फर्टाइल सॉइल भी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत खेती के लिए बहुत अच्छा रहा होगा धोलावीरा। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके,
और जो है किनारे किनारे मैसिव स्टोन वॉल्स जो इन्होंने बना रखी थी उस समय, ठीक है। एंट्रेंस जो होता था वो गेटवे से होता था, जैसे कोई शहर होगा, फोर्ट बना रखा होगा और फोर्ट का कोई गेट होगा, और उसमें बहुत बड़ा सा एक ओपन एरिया था जहाँ पे जो है शादी ब्याह या फिर बाकी सेरेमनीज जो थी वो कंडक्ट किया करता था, कंडक्ट करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको स्क्रिप्ट मिली है, जो हड़प्पन में बड़े बड़े लेटर्स यूज होते थे, वो स्क्रिप्ट हमको मिली है जो बहुत ही यूनिक है। लोथल की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साबरमती के किनारे लोथल है, गल्फ ऑफ खंबत में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक एक्चुअली डॉकयार्ड है, यहाँ पे जहाज आया करते थे, तो उस समय जो है डॉकयार्ड होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ से हमको कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं, और यहाँ पे जो है फैक्ट्री थी, स्टोन शेल्स और मेटल वगैरह यहाँ से बनाया जाता था, है ना। जो पोर्ट होता है जनरली वहीं पे फैक्ट्री हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, स्टोर हाउसेस थे, जाहिर सी बात है पोर्ट होगा तो आसपास कुछ स्टोर हाउस होना भी चाहिए। सील्स और सीलिंग्स यहाँ पे मिली हैं, फिर वही है ट्रेडिंग होगी तो सील्स और सीलिंग्स यहाँ पे मिली होगी। तो ये डॉकयार्ड है, लोथल का डॉकयार्ड एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे नदी से पानी लाकर यहाँ पे अंदर नदी आती थी, तो लोथल उस समय का एक डॉकयार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक मिस्ट्री क्या है कि 1800 बीसी में ये लोग गायब हो गए और ये पूरा एरिया खाली हो गया। ये कहाँ गए ये पता नहीं, लेकिन अगली सिविलाइजेशन 300 साल बाद गंगा के आसपास हमको मिलती है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इवन मोहनजोदारो में भी आपने देखा होगा कि वो इंडस छोड़ के गंगा की साइड में एंड में चले गए होते हैं, तो वो क्यों, रीजन क्या था, उन्होंने तो बाढ़ की वजह से गए थे वो लोग, बट क्या एक्चुअल रीजन था ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, क्योंकि इसके बाद ये सील्स और ये वेट्स हमको दोबारा नहीं मिले, वो जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हुआ करता था वो भी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गया। और हम जो है इसके बारे में कई बातें कही गई, हो सकता है बाढ़ आई हो सकता है सूखा पड़ गया हो, या फिर राजा वहाँ का जो है ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है। और 1500 बीसी के आसपास जो है ये नया कुछ शुरू होता है, और यहाँ से ये जो सिविलाइजेशन थी ये ख़त्म होकर वापस लोग चरवाहे बन जाते हैं, वापस हर्डिंग स्टार्ट होती है, और अगली सिटी फिर 1000 साल बाद आती है जब महाजनपद और जनपद क्रिएट होते हैं। उसी तरह एक इजिप्ट की स्टोरी है। इजिप्ट ड्राई डेजर्ट है, नील नदी के किनारे। यहाँ पे 3000 बीसी में जो है बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, किंग रूल किया करते थे, और वो जो है लड़ाई भिड़ाई करते थे, यही सोना, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और जो है कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वो पिरामिड्स बनाए गए हैं जहाँ पे इन राजाओं की बॉडीज को स्टोर किया जाता था। तो कितना पैसा रहा होगा इनके पास। ओके, तो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कुछ किताबों के बारे में, बरियल्स के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहानी थोड़ा और आगे अपनी तरफ लेके पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कंप्लीट समरी एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की किताब की। ओके, और हम थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे थोड़ी किताबों के बारे में, और जो बरियल मेथड्स उस समय यूज़ किया करते थे, है ना, उस टाइम जिस टाइम पीरियड की हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में, और ये थोड़ा सा मेरे बारे में आगे बढ़ते हैं। तब तक हम बात कर रहे थे कि जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे जो है डेवलप हो गई थी, जिसे हमने मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, ये सब थोड़ी सी बातें करी थी हमने। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 2800 बीसी से 1800 बीसी तक की हमने बात करी थी, और उसके बाद 3 साल ऐसा है जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, और किस तरह से ये पूरी सिविलाइजेशन नहीं कहना चाहिए, किस तरह से ये पॉपुलेशन इंडस से गंगा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और ये एक ऋग वैदिक एरा स्टार्ट होता है। तो हमारा अब जो फोकस है वो ऋग वैदिक एरा के बारे में है। हम थोड़ी सी बात हम आगे की भी करेंगे, बट हमारा मेन फोकस अभी थोड़ी देर हम जो बात करने वाले हैं वो ये 1500 से 1000, ये जो ऋग वैदिक एरा है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि हमको नहीं पता कि ये शिफ्टिंग जो यहाँ से यहाँ हो गई है ये कैसे हो गई है, बस ये हो गई है, और हमने एक स्टेप पीछे ले लिया है। एक स्टेप पीछे ये कि सिविलाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि जो है किस तरह से हम आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आगे बढ़ते हुए एक सिविलाइजेशन बनी थी, शहर बसे हुए थे यहाँ पे, उन शहरों से वो ट्रेडिंग, जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हुआ करती थी, वहाँ से वापस हम चरवाहे बन गए हैं। जब हम इस गंगा ऋग्वेदिक एरा में हम जब बात कर रहे हैं 1000 से 1500 में, हम वापस चरवाहे हैं। तो ऐसा जो सिविलाइजेशन में एक स्टेप पीछे या 2 स्टेप पीछे, ये कैसे हो गया ये हमको नहीं पता, बट ये समझो कि यहाँ हो गया। तो जो किताबें, बेसिक किताबें जो हम बात करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, इन 4 वेद में से जो ऋग्वेद है ये सबसे पहले लिखा गया है, ये 1000 से 1500 के टाइम में लिखा गया है, और ये जो बाकी का जो वेद है ये बाद में लिखे गए हैं। तो 15 से 1000 को ऋग्वेदिक एरा कहा जाता है, और ये जो बाकी का जो टाइम है 500 से 1000 जो आप कह सकते हैं 500 BC to 1000 BC, दैट इज लेटर वैदिक एरा। एक और इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिखा हुआ है मैंने जो बाद में लिखी गई अराउंड 100 BC, दैट इज चरक संहिता, ये चरक ने लिखी है। ओके, तो दिस इज अबाउट मेडिसिन एंड ऑल।
ओके तो ऋग्वेद की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी एक किताब जो आज से लगभग 2000 साल पहले या ऐसा कहना चाहिए 2000 नहीं 3000 3,500 साल पहले लिखी गई है ऋग्वेद। ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, हाथों से लिखी गई है और बर्च मार्क जो बर्च वगैरह होती है उनके ऊपर लिखी गई थी और ये मिली थी हमें कश्मीर में आज से लगभग 150 साल पहले मिली थी, लिखी गई थी बहुत पहले, ठीक है। तो कंपोज अराउंड 1500 BC इन नॉर्थ वेस्ट। ओके तो वही वो जो एरिया है हमारा इंडस वाला पंजाब वाला एरिया है वहीं लगभग कहीं शायद लिखी गई होगी। तो इसमें 1000 हमको हाइम्स है, हाइम्स जो है ऐसा कह सकते हो कि श्लोक हो गए या कुछ मंत्र टाइप का कुछ हो गया जिनको हम सूक्त कहते हैं। तो सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, भाई वाह क्या बात कही है, कुछ ऐसा। तो सूक्त चाहे वो भगवान के बारे में हो सकता है ना, बेसिकली भगवान के बारे में ही है। ओके तो कंपोज बाय सेजेस इन वैदिक संस्कृत, तो ये संस्कृत में लिखी गई है, वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। ओके और ये बेसिकली इस किताब में क्या है, तारीफ करी गई है भगवान की और देवियों की, जो है देवी देवताओं की तारीफ करी गई है। इसमें जो तारीफ करी गई है अग्नि की करी गई है, इंद्र की करी गई है, अग्नि फायर, इंद्र इज वॉरियर, सोम जो है ये एक ऐसा प्लांट है जिससे जो है कुछ ड्रिंक वगैरह बनाई जाती है, सोम जो है। ओके तो ये उस समय के जो स्टूडेंट्स थे, जो उस समय के बाद के भी जो स्टूडेंट्स थे उनको रटाई जाती थी। ओके रट के याद, जैसे आज आपके पापा के टाइम में पूछोगे तो उनके टाइम में जो है पहाड़े रटाए जाते थे, है ना, जो है क्योंकि क्या होता था वो लोग जनरली जो है गांव में रहते थे तो वहाँ लाइट वाइट होती नहीं, तो रात को बैठ के क्या करेंगे, तो बच्चों को पहाड़े रटाए जाते थे। उसी तरह उस टाइम में ऋग्वेदिक एरा में उनको ये किताब ऋग्वेद, जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ऋग्वेद रटाई जाती थी, वो सुन के आगे बढ़ी, कहीं लिखी नहीं गई, लिखी बहुत बाद में गई है। ओके तो ऋग्वेद एक इंपॉर्टेंट किताब है। एक और चीज यहाँ नोट करने वाली ये है कि यहाँ जो मेंशन किया मैंने अग्नि, इंद्र और सोम किया है, यहाँ मैंने विष्णु और शिव नहीं लिखा है। ये थोड़ी सी बात अजीब है क्योंकि ये जो गॉड्स हैं ये उस समय जो है कह सकते हो कि उस समय नेचर में हमने ज़्यादा गॉड्स डेवलप नहीं किए होंगे। ओके विदाउट हर्टिंग एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मैं किसी की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता। ओके बट जो है ध्यान दो इस बात पे कि उस समय हमारे लिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके हम अग्नि से डरते होंगे तो अग्नि को हमने जो नेचर, जो भी नेचर नेचुरल चीज़ें उन्हें हमने गॉड माना है। इंद्र एक वॉरियर है, उस समय जो है लड़ाई भिड़ाई है एक दूसरे से प्रोटेक्शन के लिए, तो इंद्र को हमने जो है लड़ाई का देवता माना। सोम जो है कुछ ड्रिंक मेडिसिनल वैल्यू कुछ रही होगी, तो अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, जल, इन सब देवताओं की जो है नेचुरल गॉड्स की बात यहाँ पे हुई है। ओके तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट इसमें पढ़ के, इस किताब को पढ़ के, इनकी बातें जो भी कहानियाँ लिखी गई हैं उनको पढ़ के कुछ इससे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कहानी मिलती है जिसमें विश्वामित्र की बात हो रही है ब्यास और सतलज से, ठीक है, ये दोनों ही इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सरस्वती का भी नाम है। ओके और गंगा और जमुना का भी एक बार नाम आता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हाँ ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट थी, उस समय लोग इनको यूटिलाइज किया करते थे। फिर ऐसी प्लेयर्स हैं जिनमें कैटल, बच्चे और हॉर्सेस, घोड़ों का जिक्र है, यानी उस समय भी घोड़े हुआ करते थे। क्योंकि घोड़े इज नॉट जो है इंडिया के देसी नहीं होते, घोड़े बेसिकली बाहर से इम्पोर्ट किए जाते रहे होंगे, तो घोड़े की बात है। प्लस हॉर्सेस वर यूज्ड टू चैरियट्स और बैटल्स, जो घोड़े थे वो रथों में आगे यूज किया जाते थे। ये वो सारी कहानियां पढ़ के डिराइव करी गई है बातें। ओके तो उस समय भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। वो लड़ाइयाँ किससे लड़ी जाती थी, हो सकता है कैटल, भाई आपके पास जो है किसी के पास 100 गायें हैं, हमारे पास 20 गायें हैं, तो और लड़ लेते हैं, 50 हम ले लेते हैं आपसे। ओके ऐसी लड़ाई हो सकती थी, या फिर ज़मीन के लिए या फिर घास के लिए लड़ाई हो सकती थी। तो जो उस समय पॉपुलर था, क्योंकि हम उस समय चरवाहे हो चुके थे, तो चरवाहे होने की वजह से हमारे लिए कीमती थी ऐसे जो है कैटल्स, या फिर ज़मीन जिसपे घास उगी हुई हो, या फिर पानी के लिए भी लड़ाई हो सकती थी। ओके या फिर लोगों के लिए कैप्चर करके उनको गुलाम बना लो, उनसे कुछ काम करा लो, तो इन सब मामलों में लड़ाई करी जा सकती थी। इससे जो वेल्थ मिलती थी उसे जो है डिवाइड कर लेते थे, जो भी वहाँ के उस समय प्रीस्ट वगैरह होते थे, उस समय जो लोग हुआ करते थे वो आपस में डिवाइड करते थे, ताकि उससे यज्ञ किया जा सके, किसी की सैक्रिफाइस, जानवरों की सैक्रिफाइस वगैरह करी जा सके, ठीक है। और ऑफरिंग, अगर किसी को आपको कुछ देना हो तो घी वगैरह दिया जा सकता था, जानवर दिए जा सकते थे, ठीक है। ज़्यादातर आदमी लोग इन जो है लड़ाइयों में भागीदारी करते थे। और जो है एक बात समझो कि कोई अंपायर, कोई सल्तनत जैसा नहीं है, तो कोई स्टैंडिंग आर्मी की बात नहीं उठती है। जो भी डिस्कशन होता था वो सब आपस में मिलजुल कर कोई मीटिंग वगैरह करके जो है डिसाइड किया जाता था। और जनरली जो वॉरियर्स होते थे, ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग आदमी हुआ करता था वही लीडर बन जाता था उस समय। ओके तो जो है लोगों के बारे में थोड़ा सा जो है क्या कहा गया है,
ऋग्वेद में। ओके, तो लोग जो है डिस्क्राइब किए गए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, प्रोफेशन के बेसिस पे डिस्क्राइब किए गए हैं कि कोई राजा है तो कोई पुजारी है। राजा तो है लेकिन कोई शहर नहीं है, कोई जो है पैलेस, कोई महल नहीं है उसका, ना वो टैक्स कलेक्ट करता है, ना उसकी कोई आर्मी है। ओके, फिर कोई हेरिडिटरी राइट भी नहीं राजा का, जो स्ट्रांग है वो राजा है। तो यहाँ पे जो राजा है, इस बात को ध्यान से समझो, ये राजा जो है ये सिर्फ नाम का राजा है, किसी का नाम राजा हो जाने से वो राजा नहीं हो जाता। ओके, तो ये सिर्फ नाम का राजा है, ना महल है, ना पावर है, कुछ भी नहीं है। ओके, यू कैन से कि हाँ कोई डिस्कशन लेना हो, डिस्कशन करना हो तो आप जो है इसमें डिस्कशन में हेड रहा होगा, अदरवाइज कोई ऐसी पावर नहीं है इस राजा की। ठीक है, फिर फैमिलीज की बात करी गई कि हाँ जो फैमिलीज में रहा करते थे। कम्युनिटी की बात करी गई कि ट्राइब, जैसे पुरु हो गए, यदु हो गए, भारत एक ट्राइब हो गई, इसी भारत ट्राइब पे नाम भारत रखा गया, याद करो हमने पहले चैप्टर में ऐसी बात करी थी। तो पुरु, यदु, भारत, ऐसी कुछ कम्युनिटी उस समय भी डेवलप हो गई थी, और यहीं पे डेवलप हो गए थे जन और विश। जन हो गया एक छोटा सा जो है ट्राइब्स, और ग्रुप ऑफ ट्राइब्स इज विश। ओके, तो कल्चरल प्रैक्टिस भी थोड़ी सी यहाँ से हम ऋग्वेद से डिराइव करते हैं कि हाँ कुछ कल्चरल प्रैक्टिस ऐसा ऐसा करते रहे होंगे। फिर आर्य और दस्यु, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इस बात पे कि इस समय जो है वो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक आर्य हैं और एक दास हैं। आर्य हैं जो है कह सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में है, या फिर आप कह सकते हो कि जो अपर कास्ट है या फिर रिच हैं वो आर्य हैं, और दस्युज जो हैं, जो दास हैं, यहाँ से यहीं से वर्ड दास भी डिराइव हुआ है, वो दस्युज हैं। ओके, फिर ये ऐसा जो है ऋग्वेद से हमारी अब तक की इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ी सी मिली है। ओके, तो अभी जो है ध्यान में रखने वाली बात ये है कि चरवाहे होने की वजह से कोई बहुत लाविश सिविलाइजेशन जैसा कुछ नहीं है कि लोग बहुत अच्छे से कुछ रह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोग चरवाहे हैं, वो किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहाँ से हम फिर थोड़ा सा सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। चरवाहे से एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर से जो है आर्ट एंड कल्चर आएगा, आर्ट एंड कल्चर से प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन से ट्रेडिंग आएगी, और ट्रेडिंग के बाद फिर बड़े बड़े शहर बनने स्टार्ट होंगे। तो फिर वो कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं बरियल्स की। पत्थरों के बीच में लोगों को दफनाया जाता था। ये बरियल साइट को दिखाते थे कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जा रहा है, और ये लगभग आज से जो है 3000 साल पहले 1000 BC के आसपास ये कहीं स्टार्ट होता है। बेसिकली जो साउथ इंडिया का पार्ट है, डेक्कन साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर, यहाँ पे हमें जहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ पे हमको थोड़ा सा ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है पत्थर है, ये सरफेस भी हो सकते हैं या अंडरग्राउंड भी, मतलब थोड़ा गाड़ के भी इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक सर्कल ऑफ स्टोन्स जो है हो सकता है कि उस साइट को मार्क करने के लिए पूरा गोला बना दिया जाए इन बड़े बड़े पत्थरों का, या फिर एक सिंगल पत्थर खड़ा करके भी इस चीज़ को दिखाया जा सकता है। ठीक है, कॉमन फीचर क्या है कि जो है उस समय की हमको डिस्टिंक्ट पॉट्स मिले हैं, ये ब्लैक एंड रेड वेयर है। ठीक है, ब्लैक और रेड कलर के जो है पॉटरी हमको मिली है। ठीक है, टूल्स हैं, टूल्स उस समय के जो है कॉमन है, एक जैसे टूल्स यूज हो रहे हैं जो भी इन साइड से मिले हैं। प्लस जो वेपन है वो आयरन का वेपन है। ओके, तो लोहे का वेपन है, तो जो है ये हमको बता रहा है कि हम बेसिकली टाइम, जो हमारा टाइमलाइन है वो 1000 से 500 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, वो ये ऋग्वेद के बाद का टाइम है जब आयरन की एंट्री हो चुकी है। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस हमको मिले, यानी घोड़े उस समय भी प्रचलित थे, घोड़े के इक्विपमेंट्स वगैरह मिले हैं, और कुछ हमको ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो पत्थरों के हैं या गोल्ड के हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि इससे हम इन्फर क्या कर सकते हैं कि हम सोशल डिफरेंसेस उस समय रहे होंगे कि किसी की कब्र में जो है घोड़ा, मतलब किसी की कब्र में बहुत कीमती पत्थर है, किसी की कब्र में कम कीमती पत्थर है, यानी इनइक्वालिटीज उस समय आ चुकी हैं। तो जो 1500 से 1000 तक का टाइम है उसमें इनइक्वालिटीज उतनी नहीं है, लेकिन जो 1000 से 500 तक का टाइम है इसमें काफ़ी इनइक्वालिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ फैमिलीज में आप पाओगे कि एक से ज़्यादा स्केलेटन पाया गया है एक ही कब्र में, है ना, और एक पोर्ट होल है जिसके थ्रू देखो एक ही कब्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्केलेटन है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा चारों को एक साथ दफना दिया गया होगा, पहले एक मरा होगा फिर दूसरा आया होगा तो उसको भी वहीं दफनाया होगा। तो पोर्ट होल्स हैं जिनके थ्रू बाद में जो है डेड बॉडीज लाई गई होंगी। ठीक है, और पत्थरों से उसको सर्कल करके एक साइन पोस्ट का बना कि 500 से 1000 के टाइम में शायद टेस्ट बहुत डेवलप हो गया था, बहुत तरह की चीज़ें लोग खाने लगे थे। ओके, तो चाइना में बात करते हैं कि 1500 BC के आसपास हमको राइटिंग के एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो है 1500 BC जब हमारा जो ऋग्वेद वाला टाइम है, इनका भी वही क्लैश कर रहा है कि जो संस्कृत वाला ऋग्वेद की हम जो बात करें कि शायद संस्कृत में ऋग्वेद, तो वो जो राइटिंग वाला एविडेंस है, देखो हमने ये नहीं कहा कि ऋग्वेद हमें रिटर्न मिला उस टाइम का, ऋग्वेद उस टाइम का है, लेकिन यहाँ पे राइटिंग के एविडेंस है 1500 BC के। एनिमल, जानवर की जो है बोन्स के ऊपर कुछ लिखा गया है, इनको ओरेकल बोन्स कहा जाता है, और शायद इसके थ्रू कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन ये लोग किया करते थे। ओके, तो ऐसी कहानियाँ हैं। ओके, तो ये छोटी सी कहानी थी हमारी जो है किताबों के बारे में, और जो है
थोड़े बरियर्स के बारे में। अगली कहानी में बात करेंगे किंगडम्स और रिपब्लिक्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक्स क्या उस समय हुआ करते थे, क्या उस समय में डेमोक्रेसी थी, ये कहानी हम थोड़ी सी आगे समझने की बात करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ से जो आप सुनना चाहते हो, जो आप डेवलप करना चाहते हो एंशिएंट हिस्ट्री में, वो थोड़ा सा डेवलप होने लगेगा। ओके, तो ध्यान में रखो, दिस इज क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, क्लास 6 की किताब है जो एंशिएंट के बारे में है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम क्लास 6 पे थोड़ा सा हमें फोकस करना है, किताब में जो लिखा है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। ओके, so thanks a lot for watching and please do rate, review and recommend this chapter and please keep learning. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री किताब। ओके, और इस चैप्टर में बात करने वाले हैं राज्यों के बारे में और गणतंत्र राज्यों के बारे में। ओके, कुछ ऐसा जो है हम इस चैप्टर में डेवलप करेंगे, ये कुछ मेरे बारे में है, मैं लखनऊ से हूँ। ओके, तो बात करते हैं कि अब तक जो हम बात कर चुके हैं वो ऋग्वेद की कहानी पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लिया है और बरियल साइट्स मेगालिथ के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। तो ये जो टाइम था, ये ऋग्वेद वाला टाइम था, 1100 से 1500 से 1000 कैसे राउंड फिगर में 1500 से 1000 वाला जो टाइम है वो ऋग्वेदिक है। अब थोड़ा सा इस टाइम की बात करनी है हमें। 1000 से 500 तक का जो टाइम है, उसके बाद ये महाजनपद बन जाएंगे, ये इस टाइम की थोड़ी सी हमें कहानी आगे बढ़ानी है। तो अब जो राजा है ये एक्चुअल में राजा है, ठीक है। अब तक जो राजा की हमने बात करी थी वो सिर्फ नाम का राजा था, ये काम का राजा है। ओके, तो लोगों ने चूज किया, राजा बन गया और ये बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां जाएगा वो जमीन सारी आपके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगी, ठीक है। या तो राजा वहां की हार मान ले या आपसे लड़के जो है साबित करे कि नहीं जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जनरली अश्वमेघ यज्ञ बड़े बड़े राजा लोग जो होते हैं वो करते हैं और वो सेंट्रल फिगर बन जाएगा। कोई भी रिचुअल होगी, कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी बड़ा काम में होगा, वो राजा के बिना नहीं हो सकता। स्पेशल सीट, एक आसन दिया जाएगा, सिंहासन दिया जाएगा, ठीक है। सिंहासन जो कहते हैं, टाइगर स्किन के ऊपर वो बैठेगा, ठीक। उसके रिलेटिव्स, उसके अपने रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, छोटे मोटे रिचुअल्स तो वही क्या करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो राजा है वो सिर्फ देखेंगे कि राजा साहब क्या यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी के राजा सिर्फ देखेंगे। और इनके लिए गिफ्ट्स लाए जाएंगे, बड़े बड़े गिफ्ट्स, कि सर ये जो है आप राजा हो, आपके लिए लीजिए दही ले लीजिए, तो जानवर ले लीजिए, तो पैसा ले लीजिए। तो ये विश जो है, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हैं, ये विश इनके लिए जो है ये गिफ्ट्स वगैरह लेके आया करेंगे। और शूद्र इन सारी चीज़ों से एक्सक्लूड रहेंगे। शूद्र क्या है, तो बात करते हैं वर्ण सिस्टम के। यहां से कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी का, जो एक इविल जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जो बुरी बात है, वो थोड़ा यहां से डेवलप हुई है। तो मैंने कहा ना, राजा पावरफुल हुआ है एंड द पावर ब्रिंग्स करप्शन यूजुअली। ओके, तो वर्ण की बात करते हैं, वर्ण सिस्टम। तो जो लेटर वेदिक एरा है, जो मैं लास्ट चैप्टर अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो लेटर वेदिक एरा, जो ऋग्वेद के अलावा जो साम, अथर्व और यजुर्वेद है, वो जो टाइम दिया गया है 5000 से 500 BC, वो जो टाइम है वो लेटर वेदिक टाइम है। और ये जो किताबें लिखी गई हैं, इसमें गंगा जमुना का जिक्र थोक के भाव है। ओके, तो ये 3 वेद पंडितों ने लिखे हैं और इसमें इन्होंने रिचुअल्स को डिफाइन किया है कि ये जो है यज्ञ होगा ये कैसे होगा, वो वाला यज्ञ कैसे होगा, उन भगवान की पूजा कैसे होगी। तो बड़ा जो है इसको आर्टिस्टिक बना दिया उन्होंने। ओके, और सोसाइटी के रूल्स लेट डाउन कर दिए हैं। अब इन्होंने ये डिफाइन कर दिया है कि अब ये सोसाइटी किस तरह चलने वाली है। इन्होंने लोगों को बांट दिया है 4 ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो वर्ण सिस्टम है ये जो है डेवलप हो रहा है। 4 ग्रुप्स की कहानी सुनते हैं। पहला ग्रुप उनका खुद है जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, ब्राह्मण, ठीक है। वो कहते हैं कि खाली ब्राह्मण हैं जो वेद पढ़ सकते हैं और वेद जो है पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सैक्रिफाइस कर सकते हैं, मतलब यज्ञ वगैरह कर सकते हैं और गिफ्ट भी ले सकते हैं। ओके, तो जो नियम बना रहा है वो सारे नियम अपने ही फेवर में बना रहा है। ओके, थिंग्स टू रिमेंबर। ओके, तो ये ब्राह्मण की कहानी है, आप पढ़ा सकते थे कि प्लीज इसको प्लीज पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, जो फैक्चुअल बातें हैं हम फैक्ट से बात कर रहे हैं। ओके, तो दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय ये है कि क्षत्रिय वो है जो रूलर है, जो राज्य करेगा, ठीक है। ये लड़ाइयाँ लड़ेगा, लोगों को बचाएगा, अपनी जान जोखिम में रखेगा। मेन काम जो है प्रोटेक्शन, लड़ाई भिड़ाई का सारा काम इनके ऊपर है, क्षत्रिय के ऊपर है, राजा साहब के ऊपर है। और ये चाहे सैक्रिफाइस कर सकता है, यज्ञ वगैरह कर सकता है। एक दूसरे हैं वैश्य, या फिर विश कह सकते हो। वैश्य है ये जो आम जनता है, जो फार्मर हो सकती है, हर्डर हो सकती है, जानवर चरवाहे हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं जो ट्रेडिंग वगैरह वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे दुख की बात ये चौथे वाले हैं शूद्र। ये जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है, इनका काम ये है कि ये बाकी तीनों की सेवा करेंगे, कोई रिचुअल नहीं कर सकते। इवन औरतों को भी इसी ग्रुप में रखा गया है और ये वेद भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और इसमें बाद में जो थे वो अनटचेबल्स, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उनको भी शूद्र में ऐड किया गया। तो इनका काम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, डिसाइडेड बाय बर्थ डिसाइड करेगी
ऐसा प्रीस्ट लोग कह रहे हैं, पंडित लोग कह रहे हैं कि जो बर्थ होगी जन्म से डिसाइड होगा कि कौन किस वर्ण में है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है कि ये जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे छोटे छोटे जो है राज्य या छोटे छोटे शहर, ऐसा कह सकते हैं, राज्य नहीं कहना चाहिए, छोटे छोटे शहर डेवलप होने लगेंगे। ओके, जैसे मान लो कोई छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे रहते रहते वहाँ पे जो है ट्रेडिंग बढ़ने लगी और जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा आने लगी, तो धीरे धीरे वो कस्बा शहर बन जाता है। शहर से वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर सेंटर बन सकता है। तो ये जो जनपद है ये छोटा सा टाउन हो गया या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाउन हो गया जो गाँव से हटके हो गया, कई सारे गांव के बीच में एक छोटा सा जनपद। नाउ दिस जनपद इज इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, जहां पे लोग रह रहे हैं एक्यूमुलेटेड कई सालों से, 1000 सालों से किसी जगह रह रहे हैं, तो वहां पे वहां का जो राजा है वो इंपॉर्टेंट राजा हो जाएगा, बड़ा राजा हो जाएगा और जनपद का राजा हो जाएगा। तो ऐसे ऑलरेडी कई सारे हमें एक्सकवेशंस मिले हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, और फिर अतरांजी खेरा ईटा के पास एक जगह है, दोनों ही यूपी में है। ओके, तो जो लोग हैं उस समय झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास कैटल्स हैं, जानवर हैं उनके पास, और कई तरह की क्रॉप इस समय ये उगा रहे हैं, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स इस समय उगा रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, एक अर्थन पॉट इस समय का कैरेक्टरिस्टिक है, जब पॉटरी इस समय की कैरेक्टरिस्टिक है पेंटेड ग्रेवेयर। देखते हैं थोड़ा सा, ये है पेंटेड ग्रेवेयर, ये बड़ा स्मूथ सा सिल्की सा होता है, बहुत स्मूथ सरफेस होती है। तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी अगर आपके यहाँ आएगा तो इस समय इसमें इसको आप खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, तो उसकी प्लेट और बाउल में उसको खाना दिया जाएगा, थोड़ा इज्जत दी जाएगी। तो पेंटेड ग्रेवेयर महंगा रहा होगा उस समय। अब ये जनपद, ना इस बात को थोड़ा सा जो है इलाबरेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये जो काशी है, बनारस धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पे लोग आने लगे, पूजा होने लगी, ट्रेडिंग सेंटर वो बन गया, बहुत ज़्यादा लोग उसमें आ गए। तो पहले वो एक छोटा सा शहर बन जाएगा, फिर वो शहर और ग्रो करेगा और जो है ट्रेडिंग लोगों से जो है ट्रेडर से कनेक्टेड होने लगेगा और पैसा आने लगेगा और इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो वो जनपद से महाजनपद हो जाएगा, काशी हो जाएगा, जिसकी राजधानी वाराणसी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह और भी होंगे, जैसे अवंती पहले छोटा सा राज्य, छोटा सा टाउन रहा होगा, है ना, फैजाबाद की तरह, और फिर वो बढ़ते 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 लखनऊ बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एक अवंती हो जाएगा। उसी तरह मगध की उसकी राजधानी थी राजगीर में पहले छोटी छोटा थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा था, फिर वो पैसा बहुत बढ़ गया और मगध एक इंपॉर्टेंट राज्य बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य बन जाएगा। तो जनपद से महाजनपद हो जाएंगे। तो लगभग 500 BC तक आते आते जो जनपद है उनमें बहुत सारे जनपद में, जैसे मान लो 100 जनपद या ऐसा कह देते 20 जनपद रहे होंगे, तो 20 जनपद में 12 जनपद जो है वो सुपीरियर हो जाएंगे, उनमें कैपिटल सिटी होगी, उनमें किला होगा, जिनकी जो दीवारें हैं वो जो है लकड़ी की हो सकती हैं, पत्थर की हो सकती हैं। ठीक है, ताकि कोई अटैक ना कर पाए, अच्छा खासा प्रोटेक्शन रहे, प्लस शो ऑफ करने के लिए भी कि हमारा राज्य देखो, हमारे पास इतना बढ़िया किला है, प्लस अगर किला है तो कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, और जाहिर सी बात है कि किला बनाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा अगर चाहिए हो तो या तो भाई जो है ऑर्गेनिक तरीका है कि आप भाई कुछ प्रोडक्शन ऐसा करें, ट्रेडिंग ऐसा करें। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है कि एक आर्मी बना ले, किसी पे अटैक करें, उसका पैसा छीन लाएं और फिर बनाएं फोर्ट। तो क्या होगा कि अभी महाजनपद आने के बाद ये लड़ाई भिड़ाई बहुत ज्यादा होने लगेगी कि हम आपका जनपद एक्वायर कर लें, आपसे पैसा लूट लें और फिर अपने यहाँ जो है कुछ क्रिएट करें। तो आर्मी क्रिएट होंगी, रेगुलर सैलरी पेमेंट होने लगेगा, और पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर जो है पंच करके जो है राजा का कॉइन होगा, उसके थ्रू सैलरी बटा करेगी। तो अब ये रेगुलर आर्मीज जब हो गई, तो अब जब रेगुलर आर्मी रखोगे तो मारपीट भी रेगुलर ही करनी पड़ेगी, तो ये लड़ाई भिड़ाई स्टार्ट होगी, एक जनपद दूसरे जनपद पे अटैक करने लगेगा। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट जनपद है, महाजनपद है, जैसे कि अवंती हो गया, मगध हो गया, ओके, और सुरसेना, पंचाल, गुरु, मत्स्य, ओके, कौशाल, काशी, ये सारे इंपॉर्टेंट महाजनपद उस समय, या अंग जैसे हो गया, बहुत सारे नाम आपने महाभारत में सुने होंगे, जैसे अंग राजकर्ण। ठीक है, तो ये महाजनपद है उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है इन सब को चलाने के लिए एक इंटरनल टैक्स सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि अब क्या है कि अब आप खुशी से, पहले क्या था कि ऋग्वेदिक काल में आप खुशी से पैसे देते थे कि हाँ ये मेरा सैक्रिफाइस है। अब कह रहे हैं कि नहीं, खुशी से कुछ नहीं, अब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अब वॉलंटरी गिफ्ट का जमाना खत्म हो गया, अभी मैंडेटरी गिफ्ट का जमाना आ गया है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए कि जो टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई फार्मर है तो उसको 1/6 भाग जो है शेयर वो देना पड़ेगा। अगर कोई क्राफ्ट पर्सन है तो उसे लेबर करना पड़ेगा राजा के लिए। अगर मान लो वो सिलाई करता है तो राजा के लिए कुछ कपड़ा सिलेगा। अगर कोई हर्डर है तो वो जानवर देगा। ट्रेडर को भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा। हंटर्स और गैदरर्स कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जानवर देके जाएंगे।
उसी तरह एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज आता है। याद करो हमने कहा था कि 1000 बीसी के बाद आयरन आ चुका है, लोहा आ चुका है। तो लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, लोहा आने से आयरन प्लॉव बनाया गया है। जब आयरन प्लॉव होगा तो खेती और अच्छी बढ़ेगी। एक और टेक्निक निकाली गई है ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी में कि एक बार उगाओ, फिर उसको जो है दोबारा निकाल के, जो चावल का पौधा है उसको दोबारा निकाल के उगाओगे तो ज़्यादा अच्छी क्रॉप आएगी। तो क्या है कि बड़े बड़े शहरों को सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए कि आपका एग्रीकल्चर बढ़े, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आए, चावल खूब ज़्यादा हो। तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी वाला, यानी ये जो दो मेथड है, आयरन प्लॉव और ट्रांसप्लांटिंग पैडी, इससे जो है जो आपका एग्रीकल्चर है बहुत बढ़िया ग्रो होने लगेगा, बहुत बढ़िया उसका प्रोडक्शन आने लगेगा। तो ये बड़े बड़े राज्य ग्रो कर पाएंगे, बड़ी बड़ी सेनाओं को खाना खिलाया जा सकता है। क्योंकि जब सेना आपने रख ली तो इतने सारे लोग अब खेती नहीं कर रहे, तो इनका खाना किसी और को उगाना पड़ेगा। तो किसी और को उगाने के लिए जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना है। तो ये ट्रांसप्लांटिंग पैडी में जाहिर सी बात है कि काम बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत का काम है। तो इस मेहनत के काम में दास और दासी लगा दिए जाएंगे। इवन कम्मकारास मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, कम्मकारास। ओके तो ये महाजनपद, हम देखते हैं कि ये सारे महाजनपद धीरे धीरे ये कई सारे महाजनपद ग्रो होने लगेंगे और एक दूसरे पे अटैक करने लगेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद की बात करने जा रहे हैं, या ऐसे कह लें कि उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद, उसकी बात करते हैं, मगध की बात करते हैं। मगध कभी इतना बड़ा था और ये मगध सबको एक्वायर करते हुए कभी किसी ज़माने में इतना बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा मगध, पूरी मगध अंपायर, सब मगध का राजा ही पूरे इंडिया पे रूल करने लगेगा। तो वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम मगध की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई महाजनपद है तो मगध है। गंगा और सोन दोनों दो बड़ी नदियां इस मगध के थ्रू जा रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आसान है, वाटर सप्लाई अच्छी खासी है और ज़मीन बहुत फर्टाइल है। प्लस यहाँ पे जंगल है, जंगल की वजह से यहाँ पे हाथी वगैरह बहुत है जिन्हें आप आर्मी में रख सकते हो। लकड़ी बहुत मिलेगी जिससे आप अपने रथ वगैरह बना सकते हो। आयरन ओर है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो है यार, छोटा नागपुर प्लेटो होने की वजह से लोहे की कोई कमी नहीं है, और लोहे की कोई ना कमी होने के कारण आपके जो हथियार है वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप जिससे भी लड़ेंगे जीत आप ही की होगी। तो मगध इस वजह से, इन सारे कारणों की वजह से बहुत स्ट्रांग बनने लगेगा धीरे धीरे और बाकी लोगों पे टेक ओवर करेगा। ये छोटा नागपुर प्लेटो, इसे हल्के में मत लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोहे का अस्त्र होना और लोहे के अस्त्र ना होना, जाहिर सी बात है जिसके पास लोहा होगा उसके लिए जीतना आसान होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, जैसे स्टार्ट होता है बिंबिसारा और उनके बेटे अजातशत्रु से। बिंबिसारा अजातशत्रु बाकी लोगों पे आक्रमण करके इसको बड़ा करने लगेंगे। इनके बाद जो है नंदा डायनेस्टी आती है, महापद्म नंदा। इनकी बात में हम बाद में कभी आगे वाली बुक्स में डिटेल में करेंगे, पर अभी इनका नाम सुन लेते हैं। महापद्म नंदा आएंगे और ये भी जब मगध राज्य को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। इनके बाद ही वो मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका आएंगे। तो अशोका की कहानी हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आगे जानते हैं। पहले कैपिटल मगध की थी राजगीर, बाद में कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी पाटलिपुत्र में। ओके इसी टाइम जो है अलेक्जेंडर, मगध के टाइम में अलेक्जेंडर आते हैं जो दुनिया जीतना चाहते थे। वो इजिप्ट और वेस्ट एशिया भी हरा चुके थे, लेकिन आगे किन्हीं कारणोंवश आगे इंडिया पे अटैक या फिर मगध पे अटैक नहीं कर सकते। इसी समय बात करते हैं वाजी की। वाजी एक्चुअली गण या फिर संघ कह सकते हो, गण, संघ नहीं कहना चाहिए इसको, गण कहना चाहिए। गण इज बेसिकली डेमोक्रेटिक, वहाँ पे लोग मिलजुल के फैसला करते हैं। इसकी कैपिटल है वैशाली और ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें कई सारे राजा हैं, बहुत सारे रूलर्स हैं, ये मिल के डिसाइड करते हैं, मिल के सारे जो है रिचुअल्स करते हैं। कोई भी जो डिसीजन होता है किसी एक आदमी का नहीं होता। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके यहाँ पे जो औरतें हैं या फिर दास हैं या फिर जो कम्मकारास एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो एक्सक्लूडेड है राजा बनने से या फिर डिसीजन मेकिंग से एक्सक्लूडेड है। और इसी संघ को बिलोंग करते हैं बुद्ध और महावीरा। इनकी कहानी थोड़ी सी अभी देखेंगे, बुद्ध और महावीरा की। तो किंगडम्स जो है, जो राजा हैं वो जो है संघ को जीत कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संघ और गण खत्म कर दिया जाए और जो है हम इन सबको जीत लें और सब हमारे राज्य का पार्ट हो जाए। उसके बावजूद ये जो गण और संघ है ये 500 AD तक एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जब इन आखिरी गुप्ता जो राजा है, आखिरी कैप्चर कर लिया जाता है गुप्तास द्वारा। ओके तो एक कहानी अजातशत्रु और वाजी की है। अजातशत्रु और वाजी, अजातशत्रु एक्चुअली जो है वादी पे अटैक करना चाहते हैं थे। तो ये जो हमको कहानी मिलती है ये दीघ निकाय से मिलती है। ये एक्चुअली साइड में एक कहानी लिखी गई है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीघ निकाय, 300 BC में लिखा गया था। तो उसमें क्या है, अजातशत्रु जो है वादी पे अटैक करना चाहते थे और अपने मिनिस्टर वत्सकारा को बुद्ध के पास भेजते हैं कि हम क्या करें कि हम वादी पे अटैक करके जीत जाए, ऐसा कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं वाजी से कि जो है बुद्ध कहते हैं वत्सकारा से कि वाजी को तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक कि फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती रहेंगी, जब तक लोग मिलकर डिसाइड करते रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है, अपने रूलर्स की बात मानेंगे, बड़े लोगों का
आदर करेंगे, औरतें फ्री होंगी, और चैत्य जो है वहाँ के जो धर्म वगैरह हैं उनका ध्यान रखेंगे, जो वाइस सेंट्स है उनका ध्यान रखेंगे, तो वाजी हमेशा प्रॉस्पर करता रहेगा, उसे कभी जीता नहीं जा सकता। ओके, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये पब्लिक असेंबली बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा है, उनमें डिस्कशन होता है, वैसा ही उस समय भी डिस्कशन होता था। तो यह गण संघ में हमेशा डेमोक्रेटिकली कोई भी डिसीजन लिया जा सकता था। सिमिलर डेमोक्रेसी है ग्रीस में, एथेंस में 500 बीसी के आसपास जो है डेमोक्रेसी इन्होंने स्टैब्लिश करी, जो लगभग 200 साल चलती थी। 30 से भी ज़्यादा लोग जो है जो 30 से जिनकी उम्र ज़्यादा होती थी वो फुल सिटीजन कहे जाते थे। सारे सिटीजन मीटिंग अटेंड करते थे और अपॉइंटमेंट होती थी इन मीटिंग्स में। औरतों को जो है सिटीजन नहीं समझा जाता था और उस समय बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे। एक ही सवाल आपको आंसर करना है और आपको कमेंट में आंसर करना है। तो अगले चैप्टर बात करेंगे नए आइडियाज और क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध की बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड प्लीज कीप लर्निंग, प्लीज डू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी हिस्ट्री में। ओके, तो हम नए आइडियाज और क्वेश्चंस की इस चैप्टर की थोड़ी बात करते हैं कि उस दरमियान जब जो है ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जब हम वर्ण सिस्टम जो है पीक पे पहुंच चुका था, महाजनपद आ चुके थे और उसमें वर्ण सिस्टम बहुत कारगर साबित हो रहा था। तो कारगर वो साबित हो रहा था, उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो अलग है, बट उसकी वजह से वो सिस्टम बड़ा जो है चालू टाइप का था कि हाँ जो है एक एक ग्रुप है जो राज्य संभाल रहा है, एक ग्रुप है जो पढ़ाई का काम संभाल रहा है, एक ग्रुप है जो बिजनेस और ट्रेडिंग वगैरह देख रहा है। तो वो सिस्टम बहुत कारगर था, ठीक है। बट उसी टाइम में और भी जो है थिंकर्स आए, उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं ये सिस्टम जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो नए आइडियाज, नए सवाल। तो मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि जो है किस तरह से महाजनपद क्रिएट हुए थे। ओके, तो महाजनपद वाले एरा में, इसी एरा में हम जो है अभी कंटिन्यू करेंगे। महाजनपद डेवलप हो गए हैं और इसी के साथ साथ कुछ नए आइडियाज, नए सवाल जो शायद ब्राह्मणिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो है प्रीस्टी क्लास को जो है पैरेलल एक जो है दूसरी जो है एक रिलीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो बुद्ध जो है बुद्धा फाउंडर जो है बुद्धिज्म के, वो है गौतम बुद्ध, या उनका नाम सिद्धार्थ है या गौतमा है, सिद्धार्थ गौतमा, या शाक्य मुनि बुद्धा भी कह सकते हैं। 500 बीसी के अराउंड, यही जब महाजनपद बन गए थे उसी के अराउंड ये जो है इनकी एंट्री होती है। शाक्य गण को बिलोंग करते हैं, गण है गण, और क्षत्रिय है जात से। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ नेपाल में और इनकी डेथ होती है कुशीनगर में। पेरेंट्स का नाम है माया, पिताजी का नाम है सुद्धोधना। ओके, सिबलिंग्स भाई बहन है नंदा और सुंदरी। ओके, तो ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध अपना घर छोड़ देते हैं जब बहुत यंग होते हैं, और वो कहानी आपने सुनी होगी कि बाहर निकलते हैं और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं। ओके, तो वो कहानी आप जानते होंगे। तो जो है फिर ये बहुत मेडिटेशन करते हैं घर छोड़ने के बाद। घर छोड़ने के बाद बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं। एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के, बोध गया में ये पेड़ है बिहार में, और इनको अनलाइटनमेंट जो है और क्या बोलते हैं, ज्ञान एक प्राप्त हो जाता है, जो महाज्ञान कह सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान कह सकते हो आप, कि एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाता है। और यहाँ वो एक आम इंसान से एक बुद्धा बन जाते हैं। एक बुद्धि होता है, बुद्धि से ये बुद्धा है। तो बुद्धि का एक है प्रचंड रूप है बुद्धा, या वाइज वन, जो बहुत समझदार है। फिर वो वहां से सारनाथ जाते हैं, पास में ही है, बनारस पहुंचते हैं, वहां पे अपना पहला लेक्चर देते हैं सारनाथ में, ठीक है। तो ये सारनाथ में वो जो स्तूपा है, सारनाथ स्तूपा, जहाँ पे उन्होंने पहला लेक्चर दिया था। बाकी लाइफ वो जो है ट्रैवल करते रहते हैं, लोगों को पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर में। ओके, तो बुद्धा की टीचिंग क्या थी, थोड़ी सी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धा कहते हैं कि जिंदगी में दुख बहुत है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जिंदगी में दुख बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और दुख इसलिए है, दूसरा पॉइंट है, दुख इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है, हम बहुत सारी चीजें इच्छा करते हैं कि हम ये भी कर लें, हम लाखों रुपया भी कमाने लगे, घर में भी सुख शांति हो, है ना, और जो है सारा सुख मिले, हेल्थ भी अच्छी हो। तो बहुत सारी हमारी डिजायर्स हैं, बहुत सारी वांट है, बहुत सारी तृष्णा है, बहुत तन्हा मतलब प्यास, थर्स्ट। ओके, तो बहुत सारी तन्हा है। तो ये जो है इस दुख से, इस सफरिंग से हमें आजादी मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, अगर हम मॉडरेशन, मध्यम मार्ग, देखो इस बात अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ओके, जो है कि किसी भी चीज की अति, देखो एक बहुत बड़ा वैराग्य या संन्यास ले लेना, वो भी कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा अय्याशी भी कोई समझदारी नहीं है। दोनों के बीच में, कि हाँ बहुत ज्यादा अय्याशी भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा जो है वैराग्य साइड भी नहीं जाना कि पूरा धर्म कर्म में ही पूरा निपुण हो गए। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस करते हुए एक जब मध्यम मार्ग अगर हम पकड़ेंगे, बहुत लालच नहीं और एकदम जो है
कम में भी नहीं जीना कि जो है कंजूसी में बिल्कुल जिंदगी काट रहे हैं। इन दोनों चीज को अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारी जो सफरिंग्स है, जो दुख है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो बहुत प्यारी बात बुद्ध ने जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो लोगों को वो पढ़ाते हैं कि जो है आपको काइंड होना चाहिए, थोड़ा दयालु होना चाहिए, और लोगों की जिंदगी, दूसरे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। कर्म कर्म का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है लाइफ पे। जो आप कर्म करते हैं उसी का आपको जो है उसी का परिणाम मिलता है। तो कर्म कर्म आपकी लाइफ को डिसाइड करता है कि आपको क्या फ्यूचर आपका क्या होगा। ये जो आप जो आज कर रहे हो उस चीज से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इनकी जो टीचिंग टेक्निक, जो लैंग्वेज थी, वो प्राकृत थी। एक्चुअली देखो, दो तरह की लैंग्वेज उस समय पॉपुलर थी। एक थी संस्कृत, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, जो जनरली कोर्ट में यूज करी जाती थी। जो पढ़े लिखे लोग, जो जैसे आज इंग्लिश की वैल्यू है, काइंड ऑफ उस समय संस्कृत की वैल्यू हुआ करती थी। और एक होती आम भाषा, जैसे आज हिंदी की वैल्यू हो गई, वैसे आम भाषा की वैल्यू थी, तो वो प्राकृत। जैसे आज हिंदी है तो वैसे उस समय प्राकृत हुआ करती थी। तो प्राकृत में पढ़ाते थे क्योंकि आम लोगों को पढ़ाते थे, उनके पास उन्हें होना था। ठीक है। और लोगों से सवाल पूछते थे कि बताओ ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो लोग खुद सोचते थे इसके बारे में। तो वो सोच आज भी बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी आइडिया। जैसे कीसा गोतामी स्टोरी एक जो है एनसीईआरटी में दी गई है। उनका बेटे की डेथ हो जाती है कीसा गोतामी की, और वो जाती हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उनका बेटा मर गया है, और वो कहती नहीं नहीं, कोई जिंदा कर दो, मैं नहीं मानती, मेरा बेटा मरा है। और उन्हें बुद्ध के पास ले जाया जाता है। बुद्ध उनसे ये नहीं कहते कि आपका बेटा मर गया है या जो है आपको इसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। बुद्ध उनसे कहते हैं ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, बट आप प्लीज एक काम कर दो, आप गाँव में जाओ और किसी घर से जो है चावल ले आओ, है ना। चावल आप ले आओगे तो मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन बस एक शर्त है, उस चावल को ऐसे घर से लाना जहां किसी की डेथ ना हुई हो। तब कीसा गोतामी जो है ये ट्राई करती हैं, और उन्हें रियलाइज होता है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां डेथ ना हुई हो। तो डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ। तो ये वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक बुद्धा की जो है काफी पॉपुलर है। ओके तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी या उसी टाइम में एक नया आइडिया आया है जैनिज्म का। जैन, इनकी बात करते हैं तो वर्धमान महावीर, ये भी 500 बीसी में, वो भी बुद्ध भी 500 बीसी के आसपास ही। तो दोनों कहते हैं कि एक मतलब एक थॉट है कि हाँ शायद कंटेम्प्रेरी थे दोनों। ओके तो वाजी संघ को बिलोंग करते थे, ये भी क्षत्रिय हैं, लिच्छावी से जो है बिलोंग करते हैं ये। ठीक है। तो 30 साल की उम्र में ये भी जंगल निकल लेते हैं, काफी 12 साल तक बहुत वनवास टाइप का जीवन जीते हैं, और इनको भी एनलाइटनमेंट, वो ब्रह्म ज्ञान इनको भी प्राप्त हो जाता है। ओके तो इनकी टीचिंग्स क्या है कि जो है अगर आप सच जानना चाहते हैं तो पहला घर छोड़ दो। ये भी आइडिया बहुत अच्छा है ना, ट्राई कर सकते हैं आप लाइफ में कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सबसे पहले घर छोड़े, क्योंकि घर में बैठ के सच जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा अहिंसा, इनका एक जो है एक बहुत बेसिक इनका आइडिया है अहिंसा का। ये कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है और हर किसी को जीना चाहिए। ठीक है। हर किसी की लाइफ बहुत उसको जो है प्यारी होती है, तो किसी की भी जान नहीं देनी है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे जो है कोई क्रॉप ही क्यों ना हो। तो ये सब जब बहुत बहुत मतलब मुश्किल जो है इनकी आइडियाज हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो फॉलो करना बहुत मुश्किल था उसमें। और आगे बात करेंगे अभी। ये भी प्राकृत यूज करते थे, क्योंकि लोकल लोगों से बात करनी थी। तो लोकल लैंग्वेज में, जैसे लोकल प्राकृत का जो वर्जन होगा उसे मगधी कह सकते हैं लोकल, उसमें तो अलग अलग लैंग्वेज लोकल ही अलग अलग नाम से जानी जाती थी। इनके फॉलोअर्स को कहा जाता था जैन। जैन मतलब जिन, जिन मतलब कॉन्करर। ओके जो जिसने जो है अपनी इच्छाओं को कॉन्कर कर लिया हो, अपनी जीवन को कॉन्कर कर लिया हो, ऐसे आदमी को कहते हैं जैन या जिन। तो उन्हें बहुत सिंपल सी लाइफ जीनी होती थी, खाने के लिए उन्हें भीख मांगनी होती थी, ऑनेस्ट होना था, चोरी वो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ओके मैन, आदमी को सब कुछ अपना त्याग देना होना चाहिए था, इवन कपड़े भी पहनना जैनिज्म में अलाउड नहीं। तो बहुत हार्श है, तो इसे फॉलो कर पाना उतना आसान नहीं है। जबकि बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा सा मध्यम मार्गी है, वो थोड़ा इजीली फॉलो किया जा सकता है, और उस ट्रेंड में लोग जाने की कोशिश भी करेंगे। ओके ओके और थोड़ा बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो ये जैसे मैंने कहा, फार्मर्स, किसानों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें क्रॉप काटनी पड़ रही है, तो वो भी एक हत्या है। ओके तो बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया, इसमें काफी फैशन में आ गया ये घर छोड़ना, और जो है भीख मांगना और अपनी लाइफ को इम्प्रूवाइज करना। ये थोड़ा सा अच्छा लगा लोगों को, और जो घर पे रहेगा उन्होंने इसको सपोर्ट किया। बेसिकली ट्रेडर्स ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इस आइडियाज को जो है प्रमोट करने में क्या था कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। तो ट्रेड हमेशा ऐसी चीज प्रमोट करता है जिससे स्टेबिलिटी आए। नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, गुजरात, तमिलनाडु और स्पेशली कर्नाटका, यहाँ तक जो है पहुंच गया। ये जय गुमतेश्वर की मूर्ति है सरवन बेलागोला में। ओके तो टीचिंग्स उनकी जय धीरे धीरे हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह उनकी टीचिंग्स फैलने लगी, और लास्ट में जो है लगभग 500 एडी में, 500 एडी में वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहां पे ये लिखी गई है इनकी टीचिंग्स। ओके तो उसके बाद बात करते हैं ब्रह्म बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठकर कुछ सीखना, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। कहीं पास में बैठे हैं और आप गुरुजी कुछ कह रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, या टीचर और स्टूडेंट का कुछ कन्वर्सेशन है और उससे कोई बात निकल के आ रही है।
ओके तो दीज आइडियाज आर थ्रू डायलॉग्स। तो इससे बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं इनमें कि जो है लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, मौत के बाद जिंदगी, ओके सैक्रिफाइस या फिर जो है ये यज्ञ वगैरह क्यों करने चाहिए, क्या मिलेगा इससे, ठीक है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, परमानेंसी जो है दोनों में क्या चीज अमर है नश्वर नहीं है, क्या है ऐसा। तो ये सारे बहुत सारी जो है अतरंगी आइडियाज हैं इन सब में, मतलब अच्छे फिलॉसफी है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप कभी इनको सीखेंगे, या कभी अगर टाइम मिला तो हम फिलॉसफी में बातें करेंगे। ओके तो बहुत सारे आइडियाज जो है इन उपनिषद में रिकॉर्डेड है, और ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट माना जाता है। जो हमने लास्ट में बाद में 3 वेद जो बनाए हैं ना, साम, अथर्व और यजुर्वेद, उनका पार्ट जो है कहा जाता है कि उनको आगे ही कंप्लीट करते हैं उपनिषद। ओके तो बहुत सारे थिंकर्स थे, स्पेशली राजा और ब्राह्मण जो थे, वो इनका काम था कि जो है थिंकर्स बेसिकली जो फिलोसफर्स थे वो यही सारे थे। ओके कुछ कभी कभी कुछ औरतें फेमस हुई फिलोसफी में, जैसे कि गार्गी, और कभी कोई पुअर कोई जब गरीब आदमी फेमस हुआ, तो एक गरीब आदमी का एग्जांपल सत्यकाम जबाला। ओके इनकी वुमेन एक जो इनकी जो मदर थी वो जो है एक दासी थी जबाली, और ब्राह्मण इनके टीचर जो थे वो एक ब्राह्मण थे। ओके बाद में शंकराचार्य आते हैं, तो वो उस उपनिषद को और ज्यादा इन आइडियाज को और ज्यादा डेवलप करते हैं, अपनी फिलोसफी लाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा आगे देखेंगे। जैसे चंदोग्य उपनिषद में एक वाइस बेगर की कहानी एनसीईआरटी में दी गई है कि वो जो है किस तरह एक जगह से सामान दूसरी जगह बेचता है, वहां से पैसा कमाता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पन्निनी की बात करी गई है, ठीक है, पन्नी जो है एक ग्रामेरियन है। ओके मतलब व्याकरण, इन्होंने संस्कृत व्याकरण में बहुत काम किया हुआ है, वॉवल्स और कंसोनेंट्स जो संस्कृत में थे उनको इस स्पेशल ऑर्डर में समराइज करके बना के कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। तो ये जो है काफी इन्होंने व्याकरण में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये एक आप याद कर सकते हो। ओके आगे बात बढ़ाते हैं, बात करते हैं संघ की, ठीक है। तो संघ जो है महावीर हो चाहे बुद्ध हो, दोनों ही ने जो है कहा कि घर छोड़ना होगा, तभी आपको जो है सत्य का ज्ञान होगा। तो क्या है कि जो लोग घर छोड़ के एक साथ इकट्ठा हुए, तो वो एक संघ बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है। तो संघ वॉज जो है बेसिकली संघ क्या था कि साथ में रहने का तरीका था कि क्या क्या रूल फॉलो करेंगे जो साथ में रह रहे हैं, और ये एक एसोसिएशन टाइप की बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कुछ बनेगा। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई संघ ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका जो रैंक है या फिर आपकी जो फैमिली है या जो आपका वर्ण है, जो आपकी जात है, वो सब उसमें घुल जाती है। संघ ज्वाइन करने के बाद या बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के बाद आप ना किसी जात के रह जाते हो, मतलब ना किसी इस परिवार के रह जाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ संघ का पार्ट हो जाते हो। तो बुद्ध संघ की बात अगर करें तो विनय पिटाका में जो है रूल सीखे गए हैं, विनय पिटाका में, और इसे सारे आदमी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई औरत ज्वाइन करना चाहिए, या बच्चे या कोई दास, या फिर कोई जो है किसी ने उधार ले रखा हो, या फिर राजा को कोई सर्वेंट हो, अगर ये ज्वाइन करना चाहे तो उन पर कुछ कंडीशन है, उन्हें जो है परमिशन लेके आनी पड़ेगी, चाहे हस्बैंड से चाहे अपने ओनर से। तो कंडीशनल एंट्री थी इनके लिए। संघ में हर किसी को बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो है ध्यान लगाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा दूसरे लोगों को, प्लस भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ओके भिक्षुज और भिक्षुनीज जो है लेडीज के लिए, ठीक है। तो और मीटिंग होगी, अगर कोई कभी विवाद हो जाता है तो उसको सेटल करने के लिए जो है मीटिंग होगी, साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। और इसको जो है ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबरर हो, बार्बर हो, कॉर्टिजन हो, सेव्स हो, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब लोगों ने ज्वाइन किया भी, ठीक है। और बुद्धा की टीचिंग सीखी गई और पोएम्स लिखी गई उनके एक्सपीरियंसेस पे। तो ये जो है संघ का काफी अच्छा प्रचलन रहा, बहुत बढ़ा आगे संघ। इसी के साथ संघ के बाद हम बात करते हैं मोनास्ट्रीज की, जहां पे रहते हैं ये जो मॉन्क जहां पे रहते हैं उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो जनरली मॉन्क्स जो है वो एक जगह पे रहते नहीं थे, बट रेनी सीजन में उन्हें रियलाइज होता था कि उन्हें एक जगह पे रहना है। तो धीरे धीरे उनके लिए शेल्टर वगैरह बनने लगे, जैसे गार्डन में हो गया या किसी नेचुरल गुफा के अंदर हो गया, कि उनके लिए जो है कुछ शेल्टर टाइप का बनाया गया। और उन्हें रियलाइज हुआ कि धीरे धीरे अब उन्हें एक नेचुरल एक परमानेंट जो है जगह अगर रहने की मिल जाती कुछ ऐसा, तो बढ़िया सा होता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया विहार का, विहार बनाए जाने लगे, लकड़ी के हो सकते थे या फिर ब्रिक के, या फिर किसी गुफा को खोद के जो है बनाया जाने लगा। और ये जो जमीन दी जाती थी, जनरली कोई राजा या फिर मर्चेंट या फिर कोई बहुत बड़ा जमींदार टाइप का आदमी, वो जमीन देके इस मोनास्ट्रीज को बनाते थे। तो एक बहुत फेमस मोनास्ट्री है कड़ले महाराष्ट्र में, ये उसकी एंट्री है। तो ये एक ऐसी गुफा टाइप की है, उसे काट के बनाया गया है। तो अंदर बाद में थोड़ा सा और डिजाइन किया गया, तो अंदर जाके देखोगे तो कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिसके अंदर ये मॉन्क्स रह सकते थे। तो ब्रह्मनिज्म ने भी इसको अडॉप्ट किया, आश्रम सिस्टम लेकर आए ब्रह्मनिज्म। वो कहने लगे क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी, घर छोड़ो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, घर छोड़ो बहुत मजा आएगा। तो ब्रह्मनिज्म ने भी कहा अच्छा घर छोड़ने की बात है ना, चलो हम भी आपको एक आइडिया देते हैं। तो इन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। ब्रह्मनिज्म ने कहा कि स्टेजेस, लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं, एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। और इसमें ब्रह्मचर्य में स्टार्टिंग जो लर्निंग फेज है, फिर गृहस्थ आप शादी करो और जो है गृहस्थ वाला जीवन जियो, और फिर वनप्रस्थ फिर आप जो है जंगल जाओ, जंगल में रहो कुछ साल,
बाद, और फिर संन्यास की आप पूरी तरह से जीवन से संन्यास ले लो। तो इस टाइम में आप मेडिटेशन वगैरह सब कर सकते हो। वुमेन को ये सब आश्रम अलाउड नहीं किए गए थे, लेकिन जो भी उसके पति का आश्रम होगा वही उसे फॉलो करना होगा। तो ब्राह्मणिज्म में ने भी अपना ये कॉन्सेप्ट आश्रम वाला या बाहर जाने वाला एक्सेप्ट कर लिया। बात करते हैं ईरान की। ईरान में एक ज़ोरास्ट्र था, ईरानियन प्रॉफिट थे। उन्होंने किताब जो है, उनकी किताब है जिसमें उनकी सारी टीचिंग्स है, जो बेसिकली वही बात कहते हैं कि अच्छा सोच रखो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे काम करो और बढ़िया रहेगा सब कुछ। तो ये लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा ये रिलीजन ईरान में जो है सस्टेन कर गया। ठीक है, इवन अभी जो महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनके जो है वो है, तो ये जो पारसीज जो आप जानते हो उनके जो है एंसेस्टर्स थे ये ज़ोरास्ट्रियंस। तो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अशोक की, हमारे सबसे पॉपुलर कैरेक्टर अशोक की बात करेंगे, एंशिएंट का हीरो जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में बीसी में जो पहला हीरो हमारा है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज जो है इसको देखते रहिए, प्लीज रेट करिए, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए, क्योंकि कोई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।